महिलाओं के शरीर से आते हैं अंडाणु के रूप में। ये हमारे शरीर की पाई जाने वाली सबसे लंबी सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे लंबी नहीं होती है। सबसे लंबी तो न्यूरॉन की होती है, बता चुका था मैं शायद परसों वाली क्लास में। तो यहाँ पे हम जब बात करेंगे तो ये हमारे शरीर के साथियों सबसे बड़ी कोशिका है, और इस शुक्राणु हमारे शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है। तो जो 23 क्रोमोसोम्स हैं ये महिलाओं से आएंगे, और 23 क्रोमोसोम साथियों मिलेंगे पुरुषों से। इनको हम क्या नाम देते हैं साथियों भी? तो इनको भी हमने नाम दिए जिन्हें बोलते हैं गैमेट्स। क्या बोलते हैं? गैमेट बोलते हैं। गैमेट मतलब इनको साथियों ने एक नाम दिया जिसे बोलते हैं युग्मक। क्या बोलते हैं? युग्मक बोलते हैं। बोलो हाँ या ना, सिंपल सी बात है। इनको क्या बोलते हैं? गैमेट्स बोलते हैं। ये दोनों के दोनों आपस आपस में मिलेंगे। अब ये जो प्रोसेस हो रही है, कौन सी प्रोसेस हो रही है यहाँ पे? फर्टिलाइजेशन की। ये प्रोसेस भैया जो होती है, ये होती है यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ पे होती है? फैलोपियन ट्यूब में। ये महिलाओं के शरीर में साथियों जो पाया जाने वाला पार्ट होता है ना, फैलोपियन ट्यूब, इसे अंडवाहिनी बोलते हैं। वहां पर फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है साथियों निषेचन हो जाना, और निषेचन का मतलब होता है कि यहाँ पे अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिले, और आपस में मिलके यहाँ पे क्रिएशन करेंगे। तो 23 क्रोमोसोम यहाँ पर है, 23 क्रोमोसोम यहाँ पर है। वो फिल्मों में देखा है तुमने, फूल हिलते हैं, हाँ, जब यहाँ पे वो फूल हिलते हैं, वही बात मैं कर रहा हूँ, सुनो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं साथियों? निषेचन क्रिया करते हैं। तो 23 क्रोमोसोम महिलाओं से, 23 क्रोमोसोम पुरुषों से, तो टोटल यहाँ पे 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। और कितनी जोड़ी बनती है भैया? तो टोटल यहाँ पे 30 जोड़ी बन जाती है। देखो 30 जोड़ी, जोड़ी मतलब दो, है कि नहीं? इसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा, और उस भ्रूण से साथियों बच्चे का निर्माण होता है। तो ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है इसे बोलते हैं निषेचन क्रिया। जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि सर निषेचन क्रिया कहाँ पर होती है, तो ये जो निषेचन की क्रिया साथियों होती है, ये होती है हमारे डिंब वाहिनी में, जिसको हम क्या बोलते हैं? बताओ जल्दी से। तो ये जो प्रोसेस हमारी होती है ये कहाँ पे होती है साथियों? फैलोपियन ट्यूब में होती है। कहाँ पे होती है? फैलोपियन ट्यूब में होती है। और फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी किस वाले पार्ट में होती है? बताओ जल्दी से। तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी यहाँ पे पार्ट मिलता है जिसे बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं? एम्पुला। ये भी मैं बता चुका था कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी यहाँ पे पार्ट होता है जिसे बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं? एम्पुला। आ जाओ नेक्स्ट बताओ। अच्छा, अच्छा क्वेश्चन है ये। महिलाओं में यौवन आरंभ के दौरान जो पहला मासिक धर्म होता है उसे किस रूप में जाना जाता है? द फर्स्ट यहाँ पे, द फर्स्ट हम जब बात करेंगे साथियों यहाँ पे पुबर्टी के अंदर जो निकलने वाला पार्ट होता है महिलाओं के शरीर में से, क्या बोलते हैं? देखो महिलाओं के शरीर में साथियों जो पहली बार यहाँ पे पीरियड्स आना, या पहली बार उनके शरीर में साथियों मासिक धर्म बनना, है ना, ये बात जो कही जा रही है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इस प्रोसेस को साथियों बोलते हैं मेंसुरेशन। क्या बोलते हैं? मेंसुरेशन बोलते हैं। इस बात को जरा समझिएगा। तो मेंसुरेशन यहाँ पे महिलाओं के शरीर में बनने वाली सामान्य प्रोसेस होती है, जिसके अंदर यहाँ पे उनके शरीर में बनने वाले जो पुराने अंडाणु होते हैं। देखिए होता होता क्या है साथियों कि महिलाओं के शरीर में जो यहाँ पे ओवरीज होती हैं, उनसे यहाँ पे लगातार एग फॉर्मेशन होता रहता है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अगर उनके उस अंडाणु को बाहर ना निकाला जाए तो वो उनके शरीर में इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे रजोदर्शन बोलते हैं, जिसे मासिक धर्मचक्र के नाम से भी जानते हैं। आप समझ गए जो मैं कह रहा हूँ? इसकी शुरुआत नॉर्मली यहाँ पे हम जब बात करते हैं, इसका जो इंग्लिश नाम है थोड़ा सा गलत दिया गया, मैं आपको बता दूं साथियों, इंग्लिश जो नाम है वो गलत है। इसको मिनार्क कहते हैं इंग्लिश में। एक्चुअल में देखा जाए तो इसमें इंग्लिश का नाम हाँ गलत दिया गया है। एक्चुअली मेंसुरेशन तो प्रोसेस होती है, इसको हमने इंग्लिश में साथियों नाम दिया मिनार्क। क्या बोलते हैं? मिनार्क बोलते हैं, जिसको हमने हिंदी में क्या बोलते हैं? रजोदर्शन बोलते हैं। अब ये जो प्रोसेस होती है साथियों ये डिपेंड करती है हार्मोन्स के आधार पे। पहले ये उम्र यहाँ पे 13 से 14 साल हुआ करती थी, लेकिन आजकल तो आप जानते हैं कि लोग जल्दी जवान हो जाते हैं। तो अब ये मान लो कि 11 से 13 साल हो चुकी होगी, ठीक है? तो 11 से 13 साल के अंदर ये पहली बार यहाँ पे महिलाओं में, बच्चियों में शुरू होती है, जब वो यहाँ पे बाल्यावस्था से छोड़कर यौवन अवस्था में शुरुआत करती है, जिसे हम टीन एज बोलते हैं। तो यहाँ पे इसकी शुरुआत है जो होती है, और जब होता है ये तकरीबन 12 से लेके 50 साल तक चलता है। 50 साल के बाद महिलाओं के शरीर में ये क्षमता बहुत कम हो जाती है, और उसे बोलते हैं मीनोपॉज, ठीक है? रजोनोवित्री बोलते हैं। अब मेरे पास देखो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है वो कितना होता है, सुनो ध्यान से। तो इसकी शुरुआत होती है यहाँ पे मिनार्क से। मिनार्क मतलब जब इसकी शुरुआत होगी, नॉर्मली ये नॉर्मल अवस्था है महिलाओं के शरीर में, जिससे बोलते हैं मेंसुरेशन, मासिक धर्मचक्र। और जब ये खत्म हो जाता है महिलाओं के शरीर में साथियों से बोलते हैं मीनोपॉज। क्या बोलते हैं? मीनोपॉज बोलते हैं। अब मैं आपको ना एक काम करता हूँ, सुनो। मेरे पास में ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं शायद, है ना, एक बार जो, हाँ, ये 4 ऑप्शंस हैं। इन चारों ऑप्शंस का मेरे पास में एक्सप्लेनेशन दिया गया।
आपको मैं जरा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। बाकी बाकी सब चीजें क्या होती है मैं आपको थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ अभी, कि मैंने बता दिया था कि क्या क्या चीजें होती है, क्या कब आते कब नहीं आते, किसकी मात्रा ज्यादा होती है किसकी मात्रा कम होती है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, कुछ पॉइंट्स मैं बता चुका हूँ, कुछ पॉइंट्स आप जरा यहाँ पे देख लीजिएगा प्लीज। यहाँ पे देखो, जैसे अगर हम बात करते हैं बेटा देखिए रजुरोध के बारे में, तो रजुरोध का मतलब होता है साथियों कि जब यहाँ पे प्रजनन आयु है, प्रजनन आयु जानते हो क्या होती है, कि प्रजनन आयु का साथियों मतलब होता है कि यहाँ पे महिला जो है वो यहाँ पे नॉर्मल अवस्था में, नॉर्मल अवस्था मतलब मान लीजिए कि महिला की जो एज होगी वो यहाँ पे 20 से लेके 40 के बीच में दिखे, तो 20 से लेके यहाँ पे 40 साल की जो महिला होती है उसको बोलते हैं प्रजनन आयु की महिला, क्योंकि ये समय वो होता है जब यहाँ पे महिला अपने बच्चे को बहुत स्वस्थ रूप से पैदा कर सकती है। ठीक है, 20 से कम साल की महिलाओं के लिए दिक्कत है, और 20 से ज्यादा साल की महिलाओं के लिए, और 40 से ज्यादा साल की महिलाओं के लिए दिक्कत है। यही रीजन होता है कि जिनकी शादी लेट होती है, 40 साल के बाद होती है, अक्सर उनके शरीर में यहाँ पे बर्थ के दौरान बहुत दिक्कतें पैदा हो जाती है, बच्चे के जन्म को लेकर बहुत समस्या पैदा हो जाती है। तो 20 से 40 साल या 20 से 35 साल ही वो परफेक्ट एज होती है महिलाओं के लिए, जब यहाँ पे वो अपने गर्भ को धारण कर सकती है। चलिए, तो होता क्या साथ कि जब प्रजनन आयु के दौरान भी जब यहाँ पे मासिक धर्म रुक जाता है, देखो ध्यान से, मतलब सोचो कि प्रजनन काल चल रहा है लेकिन उनके यहाँ पे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, जब प्रजनन काल चल रहा है साथियों लेकिन उनके यहाँ पे जो मासिक धर्म है रुक जाता है, इसी प्रोसेस को हमने एक नाम दिया जिसे बोलते हैं रजुरोध। क्या बोलते हैं? रजुरोध। क्या इतनी सी बात क्लियर है? इसके बहुत से रीजन है, जैसे आपकी हाइपर टेंशन का होना, आप बहुत ज्यादा टेंशन में है, एंग्जाइटी में है। अक्सर जो कॉर्पोरेट्स में काम करने वाले लोग होते हैं, मैंने ये चीज बता रहा हूँ, ये बहुत नॉर्मल समस्या है। अगर आपकी दिनचर्या बहुत खराब है, आपके उठने के, बैठने का, खाने का, पीने का, सोने का, नहाने का, धोने का जो टाइम टेबल है फिक्स नहीं है, आप हद से ज्यादा टेंशन लेते हैं, तो उस कंडीशन में महिलाओं के शरीर में ये जो हार्मोन्स होते हैं, उनके शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं उससे ये बदलाव आता है। और आजकल ये कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो यदि क्या कहा गया है साथियों कि एक ऐसी महिला है जो 20 से 40 साल के बीच में है, परफेक्ट है, गर्भ को धारण कर सकती है, लेकिन ऐसी कंडीशन में भी उनके जो पीरियड्स हैं वो रुक जाते हैं, मतलब लंबे समय तक नहीं आते, 3-3 महीने तक नहीं आते, 3-3 महीने तक नहीं आ रहे हैं पीरियड्स, तो ये समस्या वाली बात है। उसे क्या बोलते हैं यहाँ पे? रजुरोध बोलते हैं, एमिनोरिया बोलते हैं। इस बात को जरा समझिएगा। चलिए, एक होता है साथियों अतिरज। अतिरज का मतलब होता है साथियों अत्यधिक मात्रा में, मतलब बहुत ज्यादा अति कर देना। कहते नहीं है कि तुमने तो हर चीज की अति कर दी है, तो अति की बात की जा रही है कि जब यहाँ पे मासिक धर्म में साथियों अत्यधिक मात्रा में रक्तस्राव होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। नॉर्मली होता है ये साथियों, देखिए जो आपको बताओ होता क्या, सुनो ध्यान से। सिंपल सी बात है, अंडाणु है, जीवित पार्ट रहा होगा, तो अंडाणु को निकालने के लिए साथियों हमें जो द्रव्य पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है वो होता है ब्लड। और यही रीजन है कि महिलाओं के शरीर में साथियों अक्सर यहाँ पे हीमोग्लोबिन कम भी पाया जाता है। क्यों? क्योंकि मासिक धर्म चक्र के अंदर कुछ मात्रा में जो रक्त होता है ना, वो महिलाओं के शरीर से बाहर निकल जाता है। अच्छा, यही रीजन है साथियों कि महिलाओं में कैंसर की भी मात्रा कम होती है। पुरुषों में कैंसर ज्यादा है और महिलाओं में कैंसर कम मिलता है। इसका रीजन है, देखिए ध्यान से, क्योंकि ईश्वर ने उनके शरीर को इस तरह से डिजाइन किया है कि महिलाओं के शरीर से जो गंदा खून होता है वो कुछ समय के बाद ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाता है, लेकिन पुरुषों के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यही रीजन है साथियों कि पुरुष यहाँ पे कैंसर से ज्यादा मरते हैं। यही रीजन है कि पुरुष यहाँ पे हार्ट अटैक से ज्यादा मरते हैं। अगर हमारे शरीर के अंदर से गंदा खून, हमारे शरीर से मतलब पुरुषों के शरीर से गंदा खून यहाँ पे कुछ समय के बाद निकलता रहे, तो ये बात करते हैं कि इंसान को कैंसर होने के चांसेस, हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जो लोग कहते नहीं कि समय समय पर ब्लड डोनेशन किया करो, रक्तदान किया करो, ये सही कहते हैं साथियों। आप जब रक्तदान करते हैं ना, तो रक्तदान करने के बाद हमारे शरीर में दोबारा से नए रक्त का निर्माण किया जाता है। हिमेटोपोइसिस की निर्माण की प्रोसेस होती है। मैं बता चुका था साथियों हिमेटोपोइसिस क्या होती है। तो हिमेटोपोइसिस वो प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से हमारे शरीर में ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो जब हमारे शरीर में पुराना रक्त जाएगा तभी तो नया रक्त आएगा। और होता क्या, भी हमारे शरीर में रक्त बनता रहता है और हमारे शरीर में पुराने रक्त में मिलता रहता है, बनता रहता है, मिलता रहता है, बनता रहता है, मिलता रहता है। यही रीजन है साथियों कि महिलाओं के अंदर यहाँ पे त्वचा भी चमकती रहती है, क्योंकि रीजन सुनो, बहुत सी रीजन है। तो ये जो साथियों यहाँ पे हम बात करते हैं मासिक धर्म चक्र, ये महिलाओं के लिए वरदान भी है। वरदान कैसे? देखिए, आप नोटिस कीजिएगा साथियों कि महिलाओं की जो त्वचा होती है वो अक्सर ज्यादा चमकती है। महिलाएं यहाँ पे गोरी होती हैं कंपेयर टू पुरुष के। पुरुष कितना भी लीपापोती कर ले, लेकिन महिलाओं की तुलना नहीं कर सकता।
जो सुंदरता में महिलाओं को बीट नहीं कर सकता साथियों, क्योंकि महिलाओं के शरीर में ऑटोमेटिकली व्यवस्था की गई है ये वाली। उनके शरीर के अंदर हानिकारक पदार्थों की कमी हो जाती है। उनके शरीर में यहाँ पे जब बात करते हैं तो जो पुराना खून बाहर निकल जाता है, तो यही रीजन होता है साथियों कि उनके शरीर में हानिकारक पदार्थों की कमी है, उनके शरीर में कैंसर की मात्रा कम है, उनके शरीर में यहाँ पे बीपी की मात्रा कम हो जाती है। हालांकि महिलाओं को दिक्कतें आती हैं, और ये दिक्कतें कब आती हैं? जब यहाँ पे उनके मासिक धर्म रुक जाते हैं। यही रीजन है साथियों कि 50 साल के बाद महिलाओं को अक्सर कैंसर, टीबी, थायराइड, या हम जब बात करेंगे तो अन्य गंभीर बीमारियां जो लगती हैं। जो बीमारियां सामान्यतः पुरुष को 40 साल के आसपास आ जाती है, वो महिला को यहाँ पे 50 साल के बाद लगती है। क्यों लगती है? इसका मेन रीजन है कि आप यहाँ पे मेरी बात को कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप समझ गए? तो ये ना गलत चीज नहीं है, ये बहुत ज्यादा सही चीज है। काश पुरुषों में भी चीज होती तो पुरुष भी यहाँ पे लंबा जीते। चलो हम जब बात करते हैं इसके बारे में, अब मैं ज्यादा बोलूंगा तो फिर बोलोगे सर आपने इतनी ज्यादा नॉलेज दे दी है कि हमें लगता है कि हमारे पास क्यों नहीं होता। अब जरा यहाँ देखो ध्यान से। तो हमने जब बात की है, जब अतिरज का मतलब होता है साथियों कि जब मासिक धर्म चक्र में अत्यधिक मात्रा में ब्लीडिंग हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं साथियों? अतिरज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अतिरज बोलते हैं। चलो, एक होता है साथियों यहाँ पे रजोदर्शन, जिसे बोलते हैं मिनार्क। ये इंग्लिश की जो टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे गलत दी गई है, इसको साथियों हमने एक नाम दिया जिसे बोलते हैं मिनार्क। क्या बोलते हैं? मिनार्क। तो जब यहाँ पे पहली बार साथियों हम जब बात करेंगे, थोड़ा ये गलत है इसमें ये डेफिनेशन गलत दी। देखिए, तो मिनार्क का मतलब होता है साथियों जब यहाँ पे पहली बार, क्या देखिए यहाँ पे पहली बार, तो जब यहाँ पे पहली बार देखिए साथियों यहाँ पे पीरियड्स आना शुरू होते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मिनार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनार्क बोलते हैं। जब पहली बार मासिक धर्म चक्र की शुरुआत होती है, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में साथियों? तो हिंदी में कहा जाता है मासिक धर्म चक्र। क्या बोलते हैं? मासिक धर्म चक्र की शुरुआत होती है, उसे बोलते हैं मिनार्क। मेंस्ट्रुएशन नहीं बोलते, उसे बोलते हैं मिनार्क बोलते हैं। ये थोड़ा सा गलत दिया गया, इसको सही कर लीजिएगा। और हम बात करते हैं रजनो वृत्ति के बारे में। तो रजनो वृत्ति का मतलब होता है साथियों कि जब यहाँ पे 45-50 साल की आयु के बाद जो मासिक धर्मचक्र होते हैं, ये स्थायी रूप से बंद हो जाते हैं, मतलब इसके बाद नहीं आएंगे। जब यहाँ पे महिलाओं के शरीर में साथियों जो पीरियड्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं प्रॉपरली, तो उसे बोलते हैं रजनो वृत्ति, इसे बोलते हैं मीनोपॉज। तो ये चारों पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए, और मेरे ख्याल से मैंने आपको बहुत सारी बातें डिटेल से बता दी हैं, इतनी बातें बता दी हैं जितना शायद आपको जानना जरूरी था। और ये मत समझिए साथियों कि ये सिर्फ महिलाओं के साथ होने वाली गतिविधियां हैं। एक पुरुष होने के नाते, चाहे भाई हो, यहाँ पे पति हो, या कोई भी हो, तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपकी जो साथ महिला है, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई भी हो, तो उसके शरीर की जिम्मेदारी भी आपकी है। मतलब उसके शरीर की सुरक्षा, उनके शरीर की यहाँ पे हम जब बात करते हैं होने वाली जो जिम्मेदारी, वो आपके पास ही आएगी। अगर आप किसी के पति हैं तो पत्नी, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी पत्नी के शरीर में जितनी भी समस्याएं हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट आप बात करिए खुल के कि क्या है, क्यों नहीं है, किस कारण से है। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं, सुनो ध्यान से। अक्सर यहाँ पे शादीशुदा जिंदगी में बहुत बड़ी समस्या ये वाली, क्या कि पतियों को पत्नी के बारे में कुछ पता होता नहीं है। मान लीजिए कि किसी प्रकार से कोई गतिविधि हुई और आप बच्चा पैदा नहीं करना चाहते, और होता क्या साथियों, मैं पर्सनली बता दूं कि आजकल तो इतनी सब चीजें अवेलेबल हो चुकी है मार्केट में कि वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही है। अनवांटेड 72, आई पिल, ये जो दवाइयां होती हैं, डेट आर नॉट सेफ। इससे पुरुषों का तो कुछ नहीं होता है, लेकिन महिलाओं के शरीर की यहाँ पे हालत खराब हो जाती है और मरने वाली स्थिति भी होती है। अभी हम पढ़ेंगे, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है? बहुत बड़ी तरीके से मैं सारी बातें हैं जो बताने वाला हूं, ठीक है? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ज्यादा हो गया इस टॉपिक के ऊपर, माफ कीजिएगा साथियों। इस एक क्वेश्चन पर मैंने ज्यादा समय ले लिया, लेकिन समय लेना मेरा जरूरी था। आ जाइए, बात करते हैं साथियों गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है। देखो पूछा गया साथियों, जीवाणु कोशिका नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, कि गतिशील यहाँ पे कोशिका को क्या कहा जाता है। देखो मैं क्या बता चुका था कि यहाँ पे हमारी जो स्पर्म होती है उसमें गति होती है, और स्पर्म यहाँ पे दो प्रकार की मिलती है साथियों, एक होती है गति वाली, एक होती है बिना गति वाली। सिंपल सी बात है। तो इसको हम क्या बोलते हैं साथियों? इसको बोलते हैं मेल गैमेट। क्या बोलते हैं? मेल गैमेट बोलते हैं। और मेल गैमेट को हिंदी में क्या कहा जाएगा साथियों? हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पर्म। तो इसका आंसर बनेगा हमारे पास में स्पर्म, है ना? सिंपल सी बात है, बता चुका हूं सारी बातें। पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? व्हाट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन द मैन? क्या ये क्वेश्चन बताना चाहिए मुझे कि हमारे शरीर के अंदर साथियों पुरुषों के अंदर जो प्राथमिक सेक्स ऑर्गन है वो कौन सा है? तो साथियों वो है यहाँ पे वृषण, जिसे बोलते हैं टेस्टिकल्स। और टेस्टिकल्स की बात करते हैं भैया, तो ये कितनी मिलती है बताओ जल्दी से?
तो टोटल हमारे पास में एक जोड़ी मिलती है। और इसी के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है बताओ? तो इसी के अंदर यहाँ पे स्पर्म का निर्माण होता है, जिससे बोलते हैं शुक्राणु। तो पुरुषों के शरीर में शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे किया जाता है? टेस्टिकल्स में किया जाता है। बाकी प्रोस्टेट हो गए, वॉस डिफरेंस हो गए, वीर्य पुटिका हो गई है, ये सारे के सारे पुरुषों के यहाँ पे पाए जाने वाले यौन अंग हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे पाई जाती है? बहुत इजी क्वेश्चन, देखो बता चुका हूं साथियों। आप नोटिस करना इस डायग्राम के अंदर, देखो ये जो ग्रंथि आपको नजर आएगी, इसी ग्रंथि को साथियों ने एक नाम दिया जिसे बोलते हैं प्रोस्टेट। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि बोलते हैं। सुनो, तो ये जो ग्रंथि है इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे प्रोस्टेट ग्रंथि बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। आप समझ गए? और ये ग्रंथि किसके नीचे मिलेगी? तो ये साथियों ग्रंथि हमारी मिलती है मूत्राशय के नीचे। तो ये जो छोटा सा पार्ट आप ये जो बड़ा सा पार्ट आपको नजर आ रहा है, इसी को हमने एक नाम दिया जिसे बोलते हैं मूत्राशय। क्या बोलते हैं? मूत्राशय। तो मूत्राशय के जस्ट नीचे आपको एक ग्रंथि मिलती है जिसे बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि बोलते हैं। अच्छा, पुरुषों में सबसे ज्यादा जो कैंसर होता है वो कौन सा होता है? प्रोस्टेट कैंसर होता है। आपको बताऊं, अक्सर ये होता किस कारण से, इसकी नई रीजन पता चली है। जो हमारा पहनावा है साथियों, वो इसका मेन कारण है। अब आप जरा समझना, छोटा सा पॉइंट है, बहुत लॉजिकली बता रहा हूं। देखो, प्रोस्टेट ग्रंथि की बात करेंगे तो ये हमारे देखिए सीमन, और हम जब बात करते हैं हमारे शरीर में आने वाले स्पर्म और यहाँ पे मूत्र, इन तीनों को कंट्रोल करता है। आप जब यहाँ पे ज्यादा मात्रा में बेल्ट लगाते हैं, और बेल्ट लगाने से होता है क्या साथियों? ये हिस्सा हमारा टाइट हो जाता है। इस हिस्से के टाइट होने से हमारे प्रोस्टेट ग्रंथि पे ज्यादा दबाव पड़ता है, जिस कारण से प्रोस्टेट ग्रंथि ढंग से कार्य नहीं कर पाती। यही रीजन है साथियों कि प्रोस्टेट ग्रंथि में अक्सर कैंसर की कंडीशन बन जाती है। ठीक है, आप नोटिस करना कि पुराने जमाने में हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग थे, वो क्या पहनते थे? पैंट शर्ट या धोती पजामा। धोती पजामा, आप समझो। साउथ में जाओगे तो लुंगी पजामा, और नॉर्थ में जाओगे तो धोती पजामा। धोती पहनते थे, चट वो भी नहीं पहनते थे, मतलब ये तो जो बोलते हैं कुर्ता पजामा तो बाद में पहनना शुरू किया है, मेनली धोती पजामा पहनते थे। धोती की खासियत ये होती है कि खुली रहती है, तो बढ़िया तरीके से एयर सर्कुलेशन होता रहता है, ये तो ठंडक बनी रहती है। आप समझ गए जो मैं कह रहा हूं? तो धोती पहना करते थे। और आप नोटिस करना चाहते हो कि पुराने जमाने में जो बुजुर्ग लोग होते थे, आज भी आप नोटिस करते हो कि अपने अपने आसपास के क्षेत्र में, कि जितने भी आपके बुजुर्ग लोग हैं 60-70 साल के, वो पेशाब कैसे करते हैं? खड़े होके, फिर बैठ के, वो बैठ के पेशाब करते थे। यही रीजन था साथियों। होता क्या है कि हम जब खड़े होके पेशाब करते हैं ना, तो पेशाब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाती और साथ ही साथ दबाव पड़ता है, जबकि बैठकर पेशाब करने में ज्यादा मात्रा में साथियों यहाँ पे पेशाब रिलीज होती है। यही रीजन है। आप कोई छोटे बच्चों को देखिए साथियों, जो छोटा बच्चा होता है वो अक्सर बैठ के ही पेशाब करता है। छोटा बच्चा मतलब 2 से 3 साल का, वो तो हम सिखा देते हैं, नो नो नो, इट इज नॉट अ गुड हैबिट, प्लीज खड़े होकर शुशु करो। मतलब बच्चा तो ऑटोमेटिकली सही कर रहा है, हम गलत करवा रहे हैं इसको। नो बेटा नो, यू डिडंट डू द प्रॉपर राइट पू, प्लीज डू द प्रॉपरली, हम समझाते हैं उसको, लेकिन वो सही करता है। आप समझ गए? तो पुरुषों के शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में होने वाली जो कैंसर है वो कौन सी है? प्रोस्टेट ग्रंथि में होने वाला कैंसर है। भाई किडनी, अंड कोशिकाएं, ये सब तो हमारे शरीर में पाई जाती हैं। तो इजी क्वेश्चन था ये, मैं देखो पढ़ा चुका हूं सब चीजें, तो मुझे दोबारा से रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। बताइए, अंडा अंडाशय के कोख से किसके माध्यम से लाया जाता है? बेटा ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन, देखो ध्यान से। अंडा अंडाशय के अंदर कहां से लाया जाता है? कि ये पूछा गया है साथियों हमसे एग्जामिनेशन के अंदर, कि थ्रू व्हाट द एग ब्रॉट फ्रॉम द ओवरी टू द वूम। वूम की बात यहां पे की जा रही है। देखो अब आप जरा लॉजिकली समझो, ये जो पार्ट है भैया हमारे पास में, देखिए कौन सा है? ओवरी वाला पार्ट है जहां पे अंडा बनेगा। और ये जो पार्ट है हमारे पास में, देखिए कौन सा? यूटेरस। यूटेरस मतलब ये हम बात करते हैं किसके बारे में? देखिए ये जो पार्ट है हमारे पास में साथियों से बोलते हैं अंडाशय, ये बोलते हैं, सॉरी, ये होता है हमारे पास में कोख। क्या होता है? कोख होता है। कोख मतलब जिसे बोलते हैं गर्भाशय। अब आप नोटिस करेंगे, आपको पता है इसका आंसर क्या होगा? कि सर अंडा पहले कहां जाएगा? हमारे फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। इस फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से अंडा कहां पे आएगा साथियों? हमारे कोख में आएगा। और इसी फैलोपियन ट्यूब के अंदर सबसे पहले जो स्पर्म होते हैं वो इस अंडाणु से मिलते हैं। और इसी अंडाणु की हम जब बात करेंगे तो यहाँ पे निषेचन की प्रोसेस होती है, और ये जो पार्ट होता है, इसी पार्ट को बेटा क्या कहा जाता है? तो आंसर है हमारे पास में, बोलो जल्दी से, डिंब वाहिनी। इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। मुझे लगता है बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसके जिस हिस्से में ये निषेचन की क्रिया होती है, इसे हम क्या बोलते हैं साथियों? तो आंसर यहाँ पे एम्पुला, जो कि इसके सबसे बड़े पार्ट में से एक भी है। बताइए, यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान कितना होता है? ये पूछा गया साथियों कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कितने यहाँ पे पार्ट होते हैं जो दिए जाते हैं। देखो आपको बताया साथियों, एक होती है माता जी, एक होती है पिताजी।
बोलो जल्दी से। तो माताजी के पास में कितने क्रोमोसोम्स हैं भैया? टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं। पिताजी के पास में भी 46 क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन दिए कितने जाते हैं साथियों? यहाँ पे 23 और यहाँ पे 23, और इस तरह से टोटल हमारे पास में कितने बनेंगे? तो आंसर है 46 बनेंगे, है कि नहीं? तो क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो कंट्रीब्यूशन होता है पेरेंट्स का वो कितना होता है, कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो पेरेंट्स होते हैं वो कितना यहाँ पे योगदान करते हैं, कितना योगदान करते हैं साथियों? तो वो यहाँ पे टोटल योगदान करते हैं कितना? 3/4 का? बिल्कुल नहीं, गलत आंसर है। हाफ ऑफ इट्स जीन्स, क्या अपने जीन्स का आधा करेंगे? बिल्कुल सही बात है। तो इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर क्या बनेगा भैया? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गलती बिल्कुल मत करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सेम डायग्राम है जो मैं पहले बता चुका हूं, सेम डायग्राम बता चुका हूं, तो दोबारा से नहीं बताऊंगा। बताओ जल्दी से इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अच्छा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब हम देखो भैया क्वेश्चंस के साथ में भी बढ़िया बढ़िया खेल रहे हैं। वैसे तो आपको हर एक चीज बन रही होगी, ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुमसे ना बन रही हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन जो मेरा वहां रह गया था वो मैं यहां दे दूं, है कि नहीं? तो बचेगा कुछ नहीं, टेंशन मत लो। हम्म। क्या ये मुझे बताना चाहिए तुम लोगों को बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को, कि हम जब बात करते हैं सर ट्यूबेक्टोमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कि हम जब बात करते हैं साथियों ट्यूबेक्टोमी के बारे में, तो इसके अंदर हम जब बात करते हैं तो ये कौन सी यहाँ पे शल्य चिकित्सा का द्वारा निष्कासन है? शल्य चिकित्सा द्वारा निष्कासन है। देखो, तो ट्यूबेक्टोमी के अंदर साथियों किसको बंद कर दिया जाएगा बताओ यहाँ पे? तो आंसर है यहाँ पे जो फैलोपियन ट्यूब होती है, कौन सी होती है? फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब को देखिए बेटा बंद कर दिया जाएगा। और फैलोपियन ट्यूब में होता क्या है कि अब जो यहाँ पे अंडाणु है साथियों वो आएंगे नहीं, और अंडाणु यहाँ पे खत्म, अंडाणु गर्भाशय में नहीं पहुंचेंगे। जब गर्भाशय में ही नहीं पहुंचेंगे तो सिंपल सी बात है यहाँ पे निषेचन क्रिया हो नहीं सकती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, जिसे महिला नसबंदी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन मैं बता चुका हूँ कि जो ट्यूबेक्टोमी होती है इसको नसबंदी ना बोल के नलबंदी बोलते हैं। और इस कंडीशन में क्या किया जाएगा? जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसको काट कर, उसको कट कर दिया जाएगा। वहीं पर पुरुषों की बात करेंगे तो पुरुषों की नसबंदी को साथियों क्या बोलते हैं? वेस्कोटॉमी बोलते हैं। वेस्कोटॉमी का मतलब होता है, देखो होता क्या, सुनो, कि ये जो टेस्टिकल्स होती हैं इनमें शुक्राणु का निर्माण होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो स्पर्म होते हैं साथियों देखो ऊपर लाए जाते हैं किसके माध्यम से? एक नली से, जिसे बोलते हैं शुक्रवाहिका। इसे हम बोलते हैं वेस्ट डिफरेंस। इस वेस्ट डिफरेंस को यहाँ पे कट कर दिया गया, चीरा लगा दिया गया। जब यहाँ पे वेस्ट डिफरेंस को कट कर देंगे तो बताओ क्या शुक्राणु अब हमारे शरीर से बाहर निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। क्लियर सारी बात है। तो जब यहाँ पे टेस्टिकल्स से देखिए इनको कट कर दिया जाएगा तो ये शुक्राणु बाहर नहीं जाएंगे, और इसी को हम क्या बोलते हैं? नसबंदी बोलते हैं, वेस्कोटॉमी बोलते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस मैंने बता दिया है बहुत ही बड़ी तरीके से। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से, क्या पूछा गया हमसे एग्जामिनेशन में, कि माता पिता के क्रोमोसोम्स का वो कौन सा संयोजन होता है जिससे बालिका शिशु का निर्माण होता है? ये लो, देखिए हम जब बात करेंगे तो बालिकाओं के लिए साथियों में चाहिए एक्स एक्स क्रोमोसोम्स, और यहाँ पे बच्चे के पैदा होने के लिए साथियों चाहिए में एक्स वाई क्रोमोसोम्स। तो सीधे ही क्वेश्चन बनता है कि कौन सा क्रोमोसोम होता है साथियों जो बच्चा पैदा करता है? तो आंसर है एक्स या वाई क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम। तो वाई क्रोमोसोम जो होता है वो साथियों सन पैदा करता है, मतलब बच्चे, मतलब जो यहाँ पे बच्चा है, एक है बच्चा एक है बच्ची, तो यहाँ पे सन के पैदा होने के लिए, मतलब पुरुष के पैदा होने के लिए वाई क्रोमोसोम्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक अभी स्टडी आई थी सामने, एक रिसर्च आई थी, ये कहा गया कि जिस तरह से हमारी दिनचर्या बढ़ रही है और जिस तरह से हमारे शरीर में परिवर्तन हो रहा है, तो पुरुषों के शरीर के अंदर साथियों वाई क्रोमोसोम्स की मात्रा कम होती जा रही है। और यही रीजन है साथियों, आप नोटिस करिएगा कि अपने आसपास के क्षेत्र में हाल फिलहाल कुछ जगह पर जो यहाँ पे बच्चे पैदा हुए हैं उनमें महिलाओं की संख्या, उनमें बच्चों की संख्या ज्यादा है, कंपैरेटिवली बच्चियां ज्यादा पैदा हो रही हैं। लड़के पैदा हो रहे हैं लेकिन थोड़े से कम पैदा हो रहे हैं, उनकी संख्या पार्शली थोड़ी सी घटी है, और ये संख्या भविष्य में और ज्यादा घटेगी, और ज्यादा घटेगी। तो एक समय ऐसा आएगा जहां पे बच्चे, मतलब लड़के पैदा होना बंद हो जाएंगे और लड़कों की डिमांड हो जाएगी। फिर लड़कियां बोलेंगी लड़का है, लो 50 लाख, शादी हम करेंगे।
क्योंकि लड़कों की जनसंख्या कम हो जाएगी। आप समझ गए, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर से कौन सा जो जीन है, कौन सा क्रोमोसोम लगातार कम होता जा रहा है, तो आंसर है वाई क्रोमोसोम कम होता जा रहा है। और ये अभी 10-20 साल में नहीं होगा, इसके होने में भी हजारों साल लगेंगे। मैं ऐसे ही नॉर्मली बता रहा हूँ, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। मान लीजिए आप यहाँ पे 4000 साल बाद पैदा हो गए, तो 4000 साल बाद तुम जब पैदा हो गए और तुम्हारी मेमोरी में तुम्हें याद आएगा कि हरीश भैया ने पढ़ाया था कि वाई क्रोमोसोम कम हो गए हैं, और ये सत्य बात है। तुम देखोगे कि तुम्हारे आसपास सिर्फ और सिर्फ लड़कियां लड़कियां हैं, लड़के बचे ही नहीं हैं। ये क्यों बचे? क्योंकि क्रोमोसोम्स की कमी होती जा रही है। चलो, तो हम ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा, कौन सा हमारे पास में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स है। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट और सुनो ध्यान से। आपको ये पता है साथियों कि मैंने बताया कि एक शरीर में कितने, देखो क्रोमोसोम्स आते हैं कि 23 जोड़ी होते हैं। 23 जोड़ी होते हैं। 23 जोड़ी का मतलब होता है साथियों यहाँ पे टोटल कितने मिलेंगे? तो टोटल मिलेंगे साथियों हमारे पास में 46 क्रोमोसोम्स। कितने मिलेंगे? 46 क्रोमोसोम मिलेंगे। हमारे एक शरीर के अंदर टोटल 23 जोड़ी मिलते हैं, और इन्हें क्या बोलते हैं? 46 बोलते हैं। 46 क्रोमोसोम्स मिलेंगे। इन 23 जोड़ी में से यहाँ पे क्रोमोसोम्स को दो भागों में कैटेगराइज किया गया। ये मैं बता चुका हूं कि दोबारा बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। इसको देखिए साथियों, बोलते हैं 22 पेयर। क्या बोलते हैं? 22 जोड़ी। तो 22 जोड़ी किसकी होती है बताओ जल्दी से? तो 22 जोड़ी भैया हमारी होती है ऑटोसोम की। किसकी होती है? ऑटोसोम की। तो सीधी सीधी क्वेश्चन बनेगा कि 23 जोड़ी में से जो 22 जोड़ी होते हैं वो किसके होते हैं? ऑटोसोम के होते हैं। ऑटोसोम क्या करते हैं साथी बताओ? तो ऑटोसोम वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो हमारे शरीर में यहाँ पे बॉडी का निर्माण करते हैं। आप ये नोटिस करो कि महिलाओं की बॉडी और पुरुषों की बॉडी लगभग एक जैसी है, कुछ पार्ट्स को छोड़कर। जैसे हमारी भी दो कान हैं, उनकी भी दो कान है। ऐसा तो नहीं कि हमारे दो कान आगे हैं तो महिलाओं के दो कान पीछे जाएंगे, हमारी दो आंखें आगे हैं तो महिलाओं की आंखें पीछे जाएंगी, हमारे शरीर में दो आंखें हैं तो उनके शरीर में 10 आंखें हैं। ऐसा तो नहीं है। लगभग देखा जाए तो महिलाओं के शरीर की संरचना और पुरुषों की शरीर की संरचना बराबर है। किसको छोड़कर? उनके जनन अंगों को छोड़कर। जैसे हमारे शरीर में साथियों चेस्ट फ्लैट होती है, लेकिन उनके शरीर में चेस्ट का विकास ज्यादा हो जाता है। हमारे शरीर में टेस्टिकल्स मिलती है, महिलाओं के शरीर में ओवरीज पाई जाती है। आप समझ गए जो मैं कह रहा हूं? तो उनके शरीर में हार्मोन्स भी अलग होते हैं। तो ये जो लगभग 90% बॉडी सेम है, किस कारण से है? ऑटोसोम के कारण। ये क्या करता है? हमारे मस्तिष्क को बताता है कि भैया ब्रेन ऐसा जाएगा, आंखें ऐसे जाएंगी, कान ऐसे जाएगा, नाक ऐसी बनेगी, मुंह आगे आएगा। ऐसा नहीं कि मुंह हमारा पीछे कर दे। तो ये इंफॉर्मेशन कहां से जा रही है? ऑटोसोम से जा रही है। फिर हमारे देखो, हमारे क्रोमोसोम्स की बात करेंगे तो एक जोड़ी, सुनो ध्यान से, एक जोड़ी। सर जोड़ी का मतलब क्या होता है? देखो पेयर। तो एक जोड़ी जो बचती है उसको बोलते हैं साथियों ऑलोसोम। तो हम जब देखिए जब बात करेंगे तो इसको हमने एक नाम दिया जिसे बोलते हैं ऑलोसोम। क्या बोलते हैं? ऑलोसोम बोलते हैं। ऑलोसोम का मतलब होता है सेक्स डिटर्मिनेशन करने वाला क्रोमोसोम। मतलब इसके माध्यम से क्या किया जाएगा? तो इसके माध्यम से जो सेक्सुअल पार्ट होता है उसको यहाँ पे डिटरमाइन किया जाएगा। सेक्सुअल पार्ट डिटरमाइन करना मतलब कि पुरुष है या महिला है। अब या तो ये एक्स एक्स हो सकता है। देखो कितने बताओ जल्दी से? जोड़ी है। जोड़ी मतलब देखो दो है। जोड़ी मतलब दो है। या तो एक्स एक्स होगा या फिर क्या होगा? यहाँ पे एक्स वाई होगा। अगर एक्स एक्स है तो महिला है, एक्स वाई है तो पुरुष है। तो ये सीधी सीधी फैक्ट बनता है कि पुरुषों के शरीर में कितने जोड़ी पाए जाते हैं या किसी भी शरीर में कितने मिलते हैं? तो भैया 23 जोड़ी मिलते हैं। जोड़ी का मतलब होता है 46, क्योंकि जोड़ी का मतलब ये होता है दो, और इसको दो पार्ट्स में तोड़ा गया, ऑटोसोम और ऑलोसोम में। ठीक है, लॉजिक क्लियर सारी बातें? आ जाइए, बताइए बालक। उस अंग का नाम दीजिए साथियों जहां पे भ्रूण का विकास होता है। बताओ जल्दी से, वो कौन सा ऑर्गन है जहां पे एम्ब्रॉय क्या करता है भैया? डेवलप करता है अपने आप को। एम्ब्रॉय बड़ा होता रहता है, भ्रूण बड़ा होता रहता है। एक बार निषेचन की क्रिया हो जाती है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है, इसके बाद ये कहाँ जाएगा भैया? तो ये जाएगा हमारे कहाँ पे बताओ जल्दी से? गर्भाशय में। कहाँ जाएगा? गर्भाशय में। क्लियर सारी बातें? ये कहाँ पहुंचेगा? गर्भाशय में पहुंचेगा। गर्भाशय में पहुंचने के बाद इसका विकास होगा। तो जो यहाँ पे एम्ब्रॉय होता है, भ्रूण होता है साथियों, इसको कहाँ पे डाल दिया जाता है साथियों? इसको गर्भाशय में डाल दिया जाता है। और यही वो गर्भाशय होता है जो फूलता है। तो जो माँ का पेट फूलता है साथियों यहाँ पे बच्चे के पैदा होने के समय, उसको हम क्या बोलते हैं? गर्भाशय। क्या बोलते हैं? गर्भाशय बोलते हैं। इस बात को जरा समझिएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं साथियों इंग्लिश में? इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है बताओ जल्दी से? तो इंग्लिश में साथियों बोलते हैं यूटेरस। आ जाओ नेक्स्ट बताइए।
कि वृषण में उदर गुहा में बाहर स्थित होता है, पूछा गया है क्वेश्चन के, पूछा गया है कि सर हमारा जो यहाँ पे टेस्टिस होती है वो किसके किसके अंदर पाई जाती है। ये क्या पूछा गया साथियों कि टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन, किसके अंदर पाई जाती है। तो मैं बता चुका हूं साथियों कि हमारी जो टेस्टिकल्स होती है ये खोल में बंद रहती है, और इस खोल को हमने एक नाम दिया जिसे बोलते हैं स्क्रोटम, इसे अंडकोश की थैली बोलते हैं। तो साथियों इसको क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। ये जो स्क्रोटम होता है करता है क्या, देखो ये अंडकोश की थैली क्या करती है साथियों, हमारे यहाँ पे टेस्टिकल्स के तापमान को बढ़ाती है, तापमान को कम करती है। तो इस टेस्टिकल्स के तापमान को कम करती है। अगर ये नहीं होता तो तापमान भैया बहुत ज्यादा अधिक हो जाता, और जिस कारण से हमारे शरीर में स्पर्म का निर्माण नहीं हो पाता। दूसरा पॉइंट ये भी है कि हमारे जो स्पर्म होते हैं, जो हमारे देखो जो टेस्टिकल्स होती है, मैं बता दूं साथियों, टेस्टिकल्स हमारे शरीर के सबसे कोमल अंगों में से एक है। सुनना जो मैं कहने वाला हूं भैया, कोमल अंग क्यों है, देखो आपको बताऊं कि हमारे शरीर में बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज मतलब समझते हो ना, जहां पे कोशिकाएं और जो शिराएं आपस में मिल जाती हैं। तो बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारी तंत्रिकाएं भी होती हैं, नर्व पाई जाती हैं। देखो तंत्रिकाएं मिलती हैं जिसमें जिसमें न्यूरॉन्स की मात्रा ज्यादा होती है। और यहाँ पे शरीर के दो हिस्से होते हैं जहां पे सबसे ज्यादा मात्रा में न्यूरॉन्स मिलेंगे। पहला मिलता है ब्रेन में, फिर मिलती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और फिर मिलती है हमारे टेस्टिकल्स में। यही रीजन है साथियों कि टेस्टिकल में थोड़ी भी चोट लग जाने पर ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर से प्राण बाहर चले गए हों। लिटरली बता रहा हूं, समय ना कि थोड़ी भी चोट लग जाए तो लगता है सर प्राण, मैंने खुद फील किया कि प्राण कैसे निकलते हैं। तो मैं बताऊं कि यहाँ पर बहुत सारी तंत्रिकाएं मिलती हैं, साथ ही साथ बहुत सारी यहाँ पे कैपिलरीज मिलती है। तो इनको यहाँ पे सुरक्षा देने के लिए जो मिलने वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। इजी क्वेश्चन बता चुका हूं मैं पहले भी, दोबारा नहीं बताने वाला, ठीक है। चलो आज बताओ, निषेचन के परिणाम स्वरूप, कि निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है, कि क्या बनता है साथियों आफ्टर द रिजल्ट ऑफ द निषेचन। निषेचन हो चुका है, क्या बनेगा बताओ जल्दी से। क्या अंडाशय बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा साथियों। क्या रोगाणु कोशिकाएं बनेंगी, नहीं बनेगी। क्या युग्मक बनेगा, नहीं बनेगा। क्या बनेगा साथियों बताओ जल्दी से, युग्मनज बनेगा, जिसे बोलते हैं जायगोट। क्या बोलते हैं, जायगोट। मैं बता चुका हूं कि स्पर्म और यहाँ पे अंडाणु मिल जाते हैं, शुक्राणु अंडाणु मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे साथियों, यहाँ पे युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जायगोट। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। बताइए कि इनमें से कौन सी एक हमारे पास में यहाँ पे प्रजनन कोशिकाएं, रिप्रोडक्टिव सेल है, बताओ जल्दी से। क्या यहाँ पे डब्ल्यूबीसी में किसी प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, नहीं होता। आरबीसी में होता है, नहीं होता। लिम्फोसाइट में होता है, नहीं होता। लेकिन हम जब बात करते हैं जायगोट के बारे में, तो जायगोट तो बनती ही भैया कैसे है, फर्टिलाइजेशन से बनती है। और फर्टिलाइजेशन किस प्रोसेस में शामिल है, रिप्रोडक्शन में शामिल है। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। बताओ, ओ भाई साहब गजब ही क्वेश्चन है ये, गजब क्वेश्चन है। मतलब लिटरली बता रहा हूँ, कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जिनको देख के दिल खुश हो जाता है। ये उन्हीं में से एक क्वेश्चन में से एक है, दिल यहाँ पे खुश हो चुका है मेरा, बहुत बढ़िया। बताइए कि मनुष्य में देखिए बेटा, नवजात शिशु के स्तन ग्रंथियां मेमोरी ग्लैंड से निकलने वाले पहले दूध को पिलाया जाता है, जिसे कोलोस्ट्रम बोलते हैं। तो कोलोस्ट्रम क्या करता है, कोलोस्ट्रम का मतलब क्या होता है जरा समझना। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो यहाँ पे गांव देहात से आते हैं, बताइए जल्दी से। गांव से ही सबके सब गांव देहात से आते हैं। चलो मैं बताता हूँ, हमारी लोकल भाषा में साथियों बोलते हैं ब्याई। ब्याई देना, ब्याई मतलब कि जब यहाँ पे, ब्याई मतलब जब बच्चा पैदा होने वाला होता है। तो जब यहाँ पे गाय या भैंस बच्चा पैदा करती है, बछड़ा या फिर बच्चा पैदा करती है, बछड़ा बाहर निकलता है, सीधे बाहर निकलता है। आप उस प्रोसेस को भी देखिएगा, बहुत ही अलग ही फीलिंग होती है देखने में कि यार कैसे जीवन की नई उत्पत्ति हो रही है। तो जब गाय के द्वारा या भैंस के द्वारा बच्चा पैदा किया जाता है, जो बछड़ा या बछड़ी पैदा की जाती है, आप नोटिस करेंगे साथियों कि कुछ समय के बाद ही उस बच्चे को यहाँ पे थन से उनका दूध पिलाया जाता है, और वो दूध बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यदि आप उस गाय के पहले दूध को बचा लें, उससे बहुत प्यारी प्यारी मिठाइयां बन जाती हैं। बहुत गाढ़ा दूध होता है, पीले कलर का दूध निकलता है, बहुत गाढ़ा दूध निकलता है, उसे बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम। सेम कंडीशन यहाँ पे महिलाओं के शरीर में है। जब यहाँ पे बच्चा माँ के पेट में आ गया है तो उसके शरीर में बहुत सारी क्रियाएं बदलती हैं। तो जब बच्चा माँ के पेट में आता है साथी, तो महिलाओं के शरीर के जो स्तन होते हैं, जिन्हें हम यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड्स बोलते हैं, स्तन ग्रंथियां बोलते हैं, तो स्तन ग्रंथियां एक्टिवेट हो जाती हैं, और धीरे धीरे उनके शरीर में यहाँ पे दूध का निर्माण भी शुरू हो जाता है। दूध बहुत कम मात्रा में बन रहा है, बहुत कम मात्रा में, मान लीजिए साथियों 10 मिलीलीटर
10 ml के आसपास या 5 ml प्रतिदिन, इतना ही जो है दूध का निर्माण होता है प्रतिदिन। बहुत धीमे धीमे बनता है। स्टार्टिंग में तो 2 ml 3 ml से होता है, कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वही वाली कंडीशन है। जरा समझिएगा, जब बच्चा यहाँ पे पैदा हो जाता है तो माँ के स्तनों से पहली बार यहाँ पे दूध का स्रावन होता है। तो मेमोरी ग्लैंड्स जो होती हैं, जो उनसे पहली बार, मेमोरी ग्लैंड्स मतलब जो स्तन ग्रंथियां की मैं बात करूंगा, तो वहां से पहली बार दूध बाहर निकलता है। और जो दूध पहली बार बाहर निकलता है साथियों, उसे बोलते हैं कोलोस्ट्रम। तो माँ के द्वारा निकलने वाला, देखिए माँ के स्तन ग्रंथियों से निकलने वाला जो पहला दूध है, इसे क्या कहा जाता है? इसे हम साथियों कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। अब कोलेस्ट्रॉम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे जो रोग प्रतिरोध क्षमता होती है और साथ ही साथ इसमें जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा होती है वो बहुत ज्यादा अधिक होती है। और यही रीजन है साथियों कि बच्चे के विकास के लिए इस दूध का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें किसकी मात्रा ज्यादा है? रोग प्रतिरोध की मात्रा ज्यादा है। अब कहने को देखो साथियों, इसमें यहाँ पे रोग प्रतिरोध भी दिया गया है और यहाँ पे तत्व भी दिया गया है, पोषक भी दिए गए हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वह है हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी। और यही रीजन मैं बताऊंगा अभी, देखो ध्यान से। तो कोलेस्ट्रॉम की बात करते हैं तो ये यहाँ पे पीला और यहाँ पे गाढ़ा दूध होता है। इसमें किसकी मात्रा ज्यादा होती है? एंटीबॉडीज की मात्रा ज्यादा होती है, जिसको हम इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं। और एंटीबॉडीज क्या काम करती है हमारे शरीर में? रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ा देती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, विटामिन की मात्रा ज्यादा है, और इसमें फैट की मात्रा कैसी है? बहुत कम है। फैट की मात्रा बहुत कम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और हम जब बात करते हैं ये कब होता है साथियों, तो प्रसव के 2 या 3 दिन के, प्रसव के 2 या 3 दिन बाद। ऐसा नहीं कि प्रसव आज हुआ और आज ही पिला दिया, नहीं। तो प्रसव के 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद ये जो दूध है ये माँ के स्तन ग्रंथियों से बाहर निकलता है। इस बात को जरा समझिएगा। तो ये जो दूध होता है साथियों, उसको हम क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉम। और ये बच्चे के लिए साथियों क्या कहलाता है? तो इसे बोलते हैं बच्चे की पहली वैक्सीन। ये सीधी सीधी क्वेश्चन बनेगा कि बच्चा जब इस दूध को पीता है तो उसके शरीर में बहुत सारी एंटीबॉडीज प्रवेश करती हैं, और ये एंटीबॉडीज उस बच्चे को बाहरी दुनिया में, जब अभी भी पैदा हुआ है, उसको यहाँ पे लड़ने की शक्ति देती है इन्फेक्शन से, बहुत सारे कारणों से। क्लियर सारी बातें। और यही रीजन है साथियों, मैं बताऊं कि बच्चों को बोलते हैं कि स्टार्टिंग एटलीस्ट 3 साल तो बच्चों को माँ का दूध ही पिलाया जाए, उसे कुछ खिलाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो माँ का दूध है ना, वो बच्चे के लिए यहाँ पे पूर्ण पोषक तत्व, पूर्ण पोषक आहार है। क्यों? क्योंकि ये जो माँ का दूध होता है साथियों, इसमें विटामिन की मात्रा भी है, प्रोटीन्स भी है, मिनरल्स भी है, और सबसे बड़ी बात है कि फैट की मात्रा बहुत कम है। फैट की मात्रा बहुत कम है। इस बात को जरा समझिएगा। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, सुनो ध्यान से। हम जब बात करेंगे तो ये सारे के सारे मैंने बात बता दी। अच्छा, आप बॉडी बिल्डिंग, अच्छा आप में से कोई यहाँ पे बॉडी बिल्डर है? एनी वन ऑफ यू? आप में से कोई है यहाँ पे जिम वाला लड़का या जिम वाली लड़की, या जो यहाँ पे ज्यादा मात्रा में बॉडी बिल्डिंग करता हो या उस कंपटीशन में जाता हो? चलो नहीं है तो कोई दिक्कत, मैं बता देता हूँ, सुनो। बॉडी बिल्डिंग वाले जो बिल्डर्स होते हैं ना, बॉडी बिल्डर्स, उनके उनकी इंडस्ट्री में साथियों इस दूध की बहुत डिमांड है। क्यों? देखो, क्योंकि वो चाहते हैं कि दूध पिए। दूध पीने से क्या होता है? पोषक तत्व तो मिल जाते हैं, और साथ ही साथ उनके शरीर में यहाँ पे एंटीबॉडीज बन जाएंगी। और वो चाहते हैं कि ऐसा दूध पिए जिसमें फैट की मात्रा बहुत कम हो, क्योंकि ये जो दूध होता है साथ इसमें प्रोटीन्स बहुत ज्यादा है, मिनरल्स बहुत ज्यादा है, विटामिन बहुत ज्यादा है, लेकिन फैट की मात्रा ना के बराबर है। और यही रीजन है साथियों कि बॉडी बिल्डिंग वाले कॉम्पिटिशन में जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनमें इस दूध की डिमांड बहुत ज्यादा हाई होती है। और यही रीजन है साथियों कि ये जो कोलेस्ट्रॉम है ना, ये मल्टी मिलियन बिजनेस भी है। अमेरिका में, यूएसए में, कनाडा में, जो हमारी यूरोपियन कंट्रीज होती हैं, वहां पर साथियों इस तरह के दूध को ना स्टोर किया जाता है। मतलब सोचो कि यहाँ पे माता जी से बोल दिया कि माता जी काम करिए, वहां पे ऐसे बोलते होंगे, हमारे यहाँ तो माता जी बोलते हैं, पता नहीं वहां पे कैसे बोलते होंगे। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि माता जी काम करिए, थोड़ा सा हमें दान कर दीजिए। थोड़ा सा दूध लिया, उसको स्टोर कर लिया और इसे फिर बेच दिया यहाँ पे $500 में, $600 में। ये थोड़ी थोड़ी मात्रा के जो दूध होते हैं साथियों बहुत महंगे बिकते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में बहुत डिमांड होती है ड्यू टू द प्रोटीन्स एंड विटामिन वैल्यू इन दैट पर्टिकुलर दूध। ठीक है, क्लियर सारी बातें। तो इसे क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। आ जाओ, तो हमने जब बात की है, देखिए ये कोलेस्ट्रॉम है। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों ने यहाँ पे मिर्जापुर मूवी देखी है? सॉरी, मिर्जापुर का देखा है सीजन 1। उस मिर्जापुर के अंदर भी ये दिखाया गया था। गुड्डू भैया याद है? तो गुड्डू भैया जाते हैं तो बोलते हैं कि वो एक माँ का दूध ले आते हैं। बोलते काहे लिए? मतलब बॉडी बिल्डिंग के लिए कतई जहर होता है ये। वो ऐसा मिर्जापुर के अंदर भी है, मुझे ध्यान आया थोड़ा सा भी। तो ये कोलेस्ट्रॉम है, ठीक है, ये मैंने समझा दिया, गलती मत करना। चलो आ जाओ, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, बताइए।
उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष से वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि निकलती कहां से, टेस्टिकल से है, और यहाँ पे कहाँ लेके जाती है, शरीर में लेके जाती है। तो इसको हमने एक नाम दिया जिसे बोलते हैं शुक्र वाहिका, इसे बोलते हैं वेस्ट डिफरेंस। मैं बता चुका हूं साथियों कि वेस्ट डिफरेंस निकलती कहां से है, तो ये निकलती देखिए भैया टेस्टिकल से है, और टेस्टिकल्स के माध्यम से जो शुक्राणु होते हैं उनको कहाँ लेके आएगी पहले बताओ जल्दी से, प्रोस्टेट ग्रंथि में। प्रोस्टेट ग्रंथि के अंदर यहाँ पे सीमन मिलेगा। सीमन कहाँ से मिलता है, यहाँ पे जो शुक्र ग्रंथि होती है, शुक्र वाहिका ग्रंथि होती है, वहां से मिलता है। और उसमें हम क्या बोलेंगे, सेमिनल वेस्किल जिसको बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे सीमन का निर्माण होता है। सीमन यहाँ पे शुक्राणु प्लस चिकने पदार्थ से मिलकर बनता है। तो ये मैं बता चुका हूं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। बताइए इनमें से कौन सा यहाँ पे मनुष्य के पुरुष प्रजनन अंग का हिस्सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा यहाँ पे मनुष्य के पुरुष प्रजनन अंग का हिस्सा है, बताओ कौन सा हिस्सा है, शुक्र वाहिका है। बेटा हमारे पुरुषों में गर्भाशय नहीं पाई जाती। अच्छा एक ही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या ही बताना इसके अंदर, बताओ किसके द्वारा साथियों यहाँ पे पूछा गया है कि स्पर्म जो होता है वो बाहर निकलता है टेस्टिकल्स में, किसके माध्यम से बाहर निकलता है। देखो वही क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है दोबारा से, माफ कीजिएगा, रिपीट क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूं। तो साथियों इसका सत्य आंसर बनेगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए। हटाओ इस क्वेश्चन को। इनमें से क्या यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, कि इनमें से कौन सा हमारे शरीर में साथियों पाया जाने वाला पुरुष का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में शामिल नहीं है, कौन सा नहीं है भैया, स्कोट्रम देखिए शामिल है। बताओ जल्दी से, क्या गर्भाशय हमारे शरीर में मिलता है, नहीं मिलता। प्रोस्टेट ग्रंथि मिलेगी और टेस्टिकल्स यहाँ पे मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का सत्य आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। तुम देख रहे हो कितना लप्पू से क्वेश्चंस बन रहे हैं। बेटा देखो मैं पहले क्लियर कर दूं, ये मत सोचना कि क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे गए। आप जानते हैं कि भैया जो कराते हैं वो वही कराते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होता है। तो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बस मैं यहाँ पे टैग नहीं कर पाया। इसमें रेलवेज वाले भी हैं, एसएससी वाले भी हैं, इसमें स्टेट के एग्जामिनेशंस वाले भी हैं, और बाकी जो मैं तुम्हें यहाँ पे पीडीएफ दूंगा उस पीडीएफ के अंदर तो तुम जानते हो सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो परेशान मत होइए, पीडीएफ बेटा बन रही है। देखो मैंने क्या करना कि क्वालिटी कंटेंट के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। अभी तो मैंने 2 पीडीएफ अपलोड करवा दिए हैं, 3 करवा दिए एक्चुअल में देखा जाए, और तीनों का कंटेंट देखिए अब जरा कि क्या क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे दिया जाएगा इन तीनों की तीनों पीडीएफ के अंदर। देखिए ना आप लोगों ने पाचन तंत्र की और सर्कुलेटरी सिस्टम की, और सर्कुलेटरी सिस्टम में बेटा दोनों है, ह्यूमन का उसमें हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम भी है और उसमें ब्लड भी है। ठीक है, आ जाओ बताइए नर प्रजनन तंत्र में कौन सा अंग होता है साथियों जो मुख्य अनुवांशिक सामग्री को पाई जाती है। बेटा बताओ जल्दी से, कौन सा यहाँ पे पार्ट होता है जहां पे मेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिलती है। बताओ कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहां देखने को मिलेगी। तो हमारे शरीर में साथियों जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो देखने को मिलती है ये मिलती है किसमें, शुक्राणुओं में, इसे बोलते हैं स्पर्म। आप समझ गए, तो किसमें मिलती है, शुक्राणुओं में मिलती है, स्पर्म में मिलती है। बताइए प्रसव पीड़ा के दौरान दीवारों में संकोचन का कारण क्या होता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, दीवारों में हम जब बात करेंगे। चलो एक काम करो, इसका आंसर आप जरा मुझे कमेंट सेक्शन बताओ पहले सबके सब जल्दी से। अच्छा ये बताओ मुझे अभी तक हमने जो पढ़ा है वो मजा है कि नहीं है, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा इस पर एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको बढ़िया वाला, और हमें ये बात को जरा समझनी भी है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बताइए मजा आया कि नहीं अभी तक, कितना कुछ पढ़ लिया कहते इस तरीके से। आप एक्सप्लेनेशन को समझ लो कितना बढ़िया बढ़िया चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ओके बताओ जल्दी से, तो कैसे कमेंट करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये। पहुंच पाएंगे, और यही रीजन होता है, इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं बताओ जल्दी से, इसे बोलते हैं वेस्कोटॉमी। तो पुरुष नसबंदी का साथियों मतलब होता है किसको काट देना, टेस्टिकल्स को निकाल देना। क्या इसमें साथियों ऑपरेशन करके तुम्हारे जो वृषण होते हैं उनको निकाल दिया जाता है। आप समझ गए जो मैं कह रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है ना दिक्कत। चलो तो मतलब यहाँ पे कर दिया जाए। अब आप कहेंगे सर कैसी बात कर दी आपने। सर अगर सोचो कि हमने यहाँ पे अब यहाँ पे ये नली काट दी तो सारा का सारा जो, तो टेस्टिकल्स क्या यहाँ पे शुक्राणु बनाना बंद कर देगा, नहीं, टेस्टिकल्स यहाँ पे शुक्राणु बनाएगा। सुनना जो मैं कह रहा हूं, मेरी बात को जरा समझिएगा, टेस्टिकल्स यहाँ पे शुक्राणु बनाएगा, लेकिन ये शुक्राणु साथियों अब सीधे सीधे हमारे शरीर में ही एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। सर कैसी बात कर दी, सुनो ध्यान से, टेस्टिकल्स यहाँ पे शुक्राणु बनाएगा, और मैंने क्या बताया साथियों कि इन टेस्टिकल्स के अंदर देखो यहाँ पे क्या ब्लड पहुंच रहा है, बोलो हाँ या ना। और इन टेस्टिकल्स के अंदर जो शुक्राणु बनते हैं इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, इसी में साथियों बहुत सारे यहाँ पे हमारी ऊर्जा भी होती है।
तो अब ये ऊर्जा यहाँ पे फालतू नहीं जाने वाली। अब ये जो ऊर्जा हमारे ब्लड में मिलेगी और इसे आप और तरोताजा महसूस करेंगे। आप खुद ही सोचिए, आपने नोटिस किया होगा साथियों कि जो यहाँ पे बैरागी संत होते हैं, जो यहाँ पे ब्रह्मचर्य संत होते हैं, आपने नोटिस करना साथियों कि बहुत सारे साधु महात्मा हैं। आप नोटिस करिए सर कि साधु महात्मा के चेहरे पे एक अलग ही तेज होता है, एक अलग ही रोशनी फील होती है। हम कितना भी यहाँ पे लीपापोती कर लें, कितनी भी क्रीम लगा लें, हम उतने ज्यादा गोरे हो ही नहीं पाते जितना गोरे यहाँ पे साधु महात्मा होते हैं। आप उनके बालों को देखिए, कितने लंबे कितने घने बाल होते हैं। आप उनकी त्वचा को देखिए, कितनी सुंदर त्वचा होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने साथियों ब्रह्मचर्य का पालन किया है। ब्रह्मचर्य मतलब कि वो अपने शरीर से शुक्राणु को बाहर नहीं निकालते, और जब शुक्राणु शरीर से बाहर नहीं निकलते हैं तो वो शुक्राणु की जो ऊर्जा होती है वो हमारे रक्त में जाके हमारे शरीर को और ज्यादा बढ़ावा देती है। यही रीजन होता है साथियों, जितना ज्यादा ब्रह्मचर्य करोगे आपके शरीर में जो निखावट है उतनी ज्यादा बढ़ेगी। आप समझ गए जो मैं कह रहा हूं? तो यहां पे होता क्या है, सुनो ध्यान से, कि अगर पुरुष नसबंदी करा ले तो उसके शरीर के अंदर जो चमक होती है, जो होती है, वो और ज्यादा बढ़ जाती है। खैर मैं ये बता रहा हूँ, देखो तो ये प्रोसेस होती है नसबंदी के बारे में। इन बात को जरा समझिएगा बहुत ही बड़ी तरीके से। तो इसमें क्या करते हैं कि बेटा ये जो नली होती है उसको काट दिया जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, वेस्कोटॉमी। क्या बोलते हैं? वेस्कोटॉमी बोलते हैं। सर अब कहाँ जाएगा शुक्राणु? कहीं नहीं जाएगा। देखो ध्यान से, शुक्राणु बेटा कहाँ जाएंगे? सीधे सीधे एपिडिडाइमस में, जिसे बोलते हैं अधिवृषण, और अधिवृषण के माध्यम से इनको फिर हमारे ब्लड में जो पोषक तत्व होते हैं इनको सोख लिया जाएगा। सर नसबंदी की करने से स्पर्म निकलना बंद हो जाता है? यस। देखो नसबंदी कराने के बाद साथियों पदार्थ तो बाहर निकलता है। जैसे जब यहाँ पे सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं तो अक्सर हमारे शरीर से पदार्थ बाहर निकलता है। पदार्थ तो बाहर निकलेगा लेकिन उसमें स्पर्म नहीं होगा। सर क्या बात, मैं समझा नहीं, फिर मैं रुक जाओ, अभी समझाता हूँ सारी की सारी बातें, क्योंकि तुम्हारे मन में अभी बहुत सारे डाउट हैं। समझ रहा था मैं तुम्हारे लिए ये टॉपिक क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। बेटा इसके पैसे लगेंगे बहुत सारे, बताओ ये टॉपिक क्लिक करने के पैसे अलग से 500 रुपए, कोई दिक्कत तो नहीं है? तुम सारी की सारी डॉक्टरी की जानकारी मुझसे ले रहे हो, जो तुम्हें यहाँ पर डॉक्टर को फीस देके चीजें पूछनी चाहिए थी ना, वो तुम इस बैच में पूछ रहे हो मुझसे। इसकी फीस अलग से, पहले बता रहा हूँ। हाँ चलो अब जरा यहाँ पे देखिए। अरे यार दर्द क्यों हो रहा है मेरे यहाँ पे? क्या यहां तक की बात पूरी क्लियर हो गई है? पहले जरा बताओ मुझे सबके सब प्लीज कमेंट के अंदर यार, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। देखो ध्यान से, अब हम जब बात करेंगे भैया तो हमारे पास में बहुत सारे यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट होते हैं। इन पार्ट्स को जरा समझना कि ये पार्ट है साथियों हमारे मानव के शरीर के प्रजनन तंत्र का। मानव के शरीर में मतलब हमारे मेल्स का, किसका? मेल्स का। पहले इस पार्ट को समझ लो, क्योंकि इस पार्ट को समझने के बाद ही अब मैं जो बाकी चीजें आपको समझा पाऊंगा। ठीक है चलो यहां देखो ध्यान से भैया, ये है हमारे पास में स्कोट्रम, जो हमारे टेस्टिकल्स के तापमान को कम करता है। बोलो जल्दी से, सबसे मेन पार्ट कौन सा है? टेस्टिकल्स है। जितनी भी यहाँ पे स्पर्म बनती है, जितना भी शुक्राणु बनता है वो कहां से बनता है? टेस्टिकल से बनता है। टेस्टिकल्स का गोदाम कौन सा? गोदाम तो गोदाम है भैया हमारे पास में एपिडिडाइमस, बता चुका हूं। एपिडिडाइमस क्या है? गोदाम है जिसमें सारे के सारे शुक्राणु जमा हो जाते हैं। अब आप जरा यह भी देखिए, इस गोदाम के माध्यम से एक नली है जो बाहर जा रही है। ऊपर देखो, ये जो नली बाहर जा रही है साथियों, इसको बोलते हैं शुक्रवाहिका। दिखाई दी आपको? ये जो शुक्रवाहिका है ये क्या करती है बताओ जल्दी से? ये शुक्रवाहिका साथियों हमारे टेस्टिकल्स को हमारे बाकी अंगों से जोड़ती है, और इसको कट कर देंगे तो शुक्राणु ऊपर नहीं जा पाएंगे, और शुक्राणु ऊपर नहीं जा पाएंगे तो मतलब नसबंदी हो गई है। आप समझ गए जो मैं कह रहा हूं? अब ये जो शुक्राणु है साथियों, देखो ये जो यहाँ पे शुक्रवाहिका है ये घूम के ऐसे आएगी और कहां पे जाएगी साथियों बताओ जल्दी से? तो ये जाएगी हमारी दो ग्रंथियों में। यहां पर पीछे दो ग्रंथियां जुड़ी होती हैं। पहली ग्रंथि है साथियों जिसे बोलते हैं सेमिनल वेस्कल, जिसे बोलते हैं सेमिनल वेस्कल। क्या बोलते हैं? सेमिनल वेस्कल बोलते हैं। आपको मैंने बताइए कि यहाँ पे बताइए, देखो ध्यान से, तो यहाँ पे साथियों ग्रंथि है जिसे बोलते हैं सेमिनल वेस्कल। इसको हम हिंदी में बोलते हैं शुक्राशय ग्रंथि। अभी पढ़ाऊंगा इसके बारे में, टेंशन मत लो। इसको क्या कहते हैं साथियों? शुक्राशय ग्रंथि बोलते हैं। इसके नीचे यहाँ पे दूसरी ग्रंथि मिलती है जिसे बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि बोलते हैं। क्या इतनी सी बात यहाँ पे क्लियर हो गई है? देखो कि ये जो शुक्रवाहिका है घूम के आई। अच्छा बताओ, क्या शुक्रवाहिका साथियों हमारे ब्लेडर में जाती है? नहीं जाती। शुक्रवाहिका जो है साथियों हमारे ब्लेडर में नहीं जाती। ये ब्लेडर से घूम के आएगी और पीछे की तरफ दो ग्रंथियों से मिलती है। पहली है साथियों कौन से? शुक्राशय ग्रंथि, शुक्राशय, जिसमें जिसे बोलते हैं सेमिनल वेस्कल,
और दूसरी साथियों कौन सी है, प्रोस्टेट ग्रंथि। इसमें एक ग्रंथि और मिलेगी, मैं बताऊंगा, ठीक है। कितनी बात क्लियर है। अब मैं एक एक, एक करके आपको सारी सारी बातों को समझाता हूं। देखो अब ये जो रास्ता है इसमें क्या आ रहा है बताओ जल्दी से। देखो इस रास्ते में देखिए साथियों आ रहा है स्पर्म। क्या आ रहा है, स्पर्म आ रहा है, जिसे बोलते हैं शुक्रा, जिसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं साथियों कि शुक्राणु आ रहे हैं। इस रास्ते से क्या आता है, देखिए शुक्राणु आते हैं, बोलो हाँ या ना। और आप नोटिस करना साथियों, ये जो ब्लेडर है इस वाले रास्ते से क्या आएगा साथियों बताओ, इस वाले रास्ते से आएगा यहाँ पे यूरिन। और इनको कंट्रोल किसके द्वारा किया जाएगा, तो इनको साथियों कंट्रोल किया जाता है प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा। देखो ध्यान से, क्योंकि प्रोस्टेट ग्रंथि की बड़ी जिम्मेदारी है भाई साहब, बड़ी जिम्मेदारी है। क्या है जिम्मेदारी है, इसको स्पर्म को भी कंट्रोल करना है और इसको यूरिन को भी कंट्रोल करना है। तो क्या करता है, इसने एक काम किया। क्या काम किया, इसने बोला भैया ऐसा है कि तुम दोनों के जाने का रास्ता एक ही है और रास्ता इतना छोटा है कि दोनों एक साथ नहीं जा सकते। सुनना जो मैं कह रहा हूं। तो इसने एक ऑर्डर बना दिया। क्या ऑर्डर बना दिया कि यहाँ पे बताया इसने कि यहाँ पे मूत्र का जाने का, यूरिन के जाने का और यहाँ पे शुक्राणुओं के जाने का रास्ता एक है और रास्ता इतना छोटा है कि दोनों एक साथ नहीं जा सकते। यही रीजन है साथियों कि पुरुषों के शरीर में एक बार में या तो आप पेशाब कर सकते हैं, यूरिन कर सकते हैं, या एक बार में साथियों यहाँ पे स्पर्म निकाल सकते हैं। दोनों एक साथ निकलना पॉसिबल नहीं है बाबू, इस बात को जरा समझिएगा। लॉजिक क्लियर है, क्योंकि दोनों के निकलने का जो रास्ता वो एक है। कौन सा रास्ता है, यूरेथ्रा। कौन सा, यूरेथ्रा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग। क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग। क्या इतनी सी बात यहाँ पे क्लियर हो गई है। अब आप समझ रहे हो कि मैं क्यों यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से हर एक चीज को पढ़ाते चल रहा हूं। अगर सोचो जरा कि मैं आपको यहाँ पे ब्लेडर के बारे में, यूरेथ्रा के बारे में नहीं पढ़ाता तो शायद आप ये चीज यहाँ पे नहीं समझ पाते। कि इतनी सी बात यहाँ पे क्लियर हो गई है इस सिस्टम के अंदर। अब इनका क्या काम होता है मैं आपको जरा शॉर्ट में समझा देता हूं। बस मुझे पहले ये बता दो साथियों, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा यार, क्या मेरी मेहनत बेकार तो नहीं आ रही तुम लोगों के लिए, और कितना कुछ नया सीखने को मिल रहा है। अभी तो बहुत कुछ है, ये बहुत कुछ है, ये तो कम है अभी। अभी तो मैंने इतनी सारी बातें इसमें बताने वाला हूं, तुम बोलोगे भैया क्या कर दिया आपने, क्या कर दिया आपने। ये मेरा कर्तव्य बनता है कि जिस टॉपिक को आपने यहाँ पे 6वीं 7वीं क्लास में मिस कर दिया उसको ढंग से समझ लीजिए, है ना। सर नसबंदी हो जाएगी तो क्या सेक्सुअल एक्टिविटीज कर सकते हो, दम से कर सकते हो, दम से, कोई दिक्कत नहीं है, दम से करो। और बच्चे पैदा होने की भी टेंशन नहीं है, ठीक है। आ जाओ बताऊंगा कैसे। तुम्हारे सारे के सारे सवालों के जवाब दिए जा रहा हो आउट ऑफ द सिलेबस, बेटा इसके पैसे लगते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा। चलो अब जरा यहाँ पे देखिए, तो हम बात करते हैं इन सभी ग्रंथियों के बारे में। शुक्राशय ग्रंथि क्या होती है, आप देखो ध्यान से, शुक्राशय ग्रंथि क्या होती है, इन सबको मैं बताने वाला हूं। देखो सबसे पहले मैंने एक ग्रंथि पढ़ाऊंगा, यहाँ पे 3 ग्रंथि पढ़नी है भैया। 3 ग्रंथि कौन कौन सी हैं, पहली है हमारे पास में सेमिनल वेसिकल जिसे बोलते हैं शुक्राशय ग्रंथि, दूसरी हमारे पास में प्रोस्टेट ग्रंथि है, तीसरी साथियों हमारे पास में है जिसे बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल। नाम है देखो यहाँ पे क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, जिसको हम कूपर ग्रंथि बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 3 ग्रंथियां होती है मानव के पुरुष के शरीर में। कौन कौन सी होती है भैया बता दो जल्दी से। तो पुरुष के शरीर में पहली ग्रंथि है साथियों जिसे बोलते हैं सेमिनल वेसिकल, जिसको शुक्राशय कहते हैं। दूसरी होती है साथियों जिसे बोलते हैं प्रोस्टेट। तीसरी हमारे पास में ग्रंथि मिलती है जिसे बोलते हैं साथियों बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल, जिसको हम कूपर ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कूपर ग्रंथि। और इन सबसे क्या बनेगा, इन सबसे देखिए साथियों बनता है सीमन। क्या बनता है, सीमन बनता है। बेटा सुनो ध्यान से, शुक्राणु को वीर्य नहीं कहते। आप ये जानते होंगे कि हमारे शरीर से क्या चीज बाहर निकलती है, शुक्राणु निकलते हैं, वीर्य बाहर निकलता है, वीर्य बाहर निकलता है। अगर आप लोगों ने साथियों यहाँ पे पढ़ा होगा तो उसे बोलते हैं यहाँ पे वीर्य पतन। वीर्य पतन मतलब शुक्राणु बाहर नहीं निकलते, शुक्राणु के साथ चीजें देखने को मिलती हैं। तो हमारे शरीर से साथियों निकलने वाला जो पदार्थ होता है ना उसे बोलते हैं वीर्य। क्या बोलते हैं, वीर्य बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, सीमन कहते हैं। और सीमन क्या होता है उसको भी जरा समझा देता हूं, देखो ध्यान से। सबसे पहले हम बात करते हैं सेमिनल वेसिकल के बारे में, जिसको बोलते हैं शुक्राशय ग्रंथि। शुक्राशय ग्रंथि का काम बहुत सिंपल है भैया, इसमें फ्रक्टोज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। सीधी सीधी क्वेश्चन बनेगा, बताओ कि भैया स्पर्म को ऊर्जा चाहिए, बोलो हाँ। बेटा स्पर्म देखो इतनी ज्यादा दूरी तय करके आया है, समझो ध्यान से। आपके लिए तो ये छोटी दूरी होगी, लेकिन सोचो इस छोटे से शुक्राणु के लिए सोचो जरा भैया, उस छोटे से शुक्राणु को सोचो जरा कि जो सीधे गोदाम से बाहर निकला, गोदाम मतलब एपिडिडाइमस से बाहर निकला।
अब इसको गोदाम से बाहर निकाला और इतना बड़ा रास्ता चलाया इसको, तो इतने बड़े रास्ते चलाते चलाते क्या शुक्राणु थक नहीं जाएंगे? भैया बिल्कुल बात है, थक जाएंगे। अब शुक्राणु बोलते हैं मुझे खाना पीना चाहिए, उसके बाद ही मैं आगे जाऊंगा। तो शुक्राणु को खाना पीना, उनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो उनको ऊर्जा देने का जो काम है साथियों वो किया जाता है किसके द्वारा? तो वो किया जाता है यहाँ पे शुक्राशय ग्रंथि के द्वारा। तो इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिलेगा? फ्रक्टोज मिलेगा। और फ्रक्टोज क्या करता है साथियों? स्पर्म को ऊर्जा भी देता है और पोषण भी देता है। क्या इतनी बात यहाँ पे क्लियर हो गई है? तो स्पर्म जो इतना बड़ा रास्ता तय करके आए हैं और यहाँ पे आके थक चुके हैं, तो इनको ऊर्जा देने का जो काम है किसके द्वारा किया जाएगा? तो आंसर है शुक्राशय के द्वारा किया जाएगा। और इसी के बाद जो स्पर्म होती हैं वो आगे का रास्ता तय कर पाती हैं। क्या इतनी बात यहाँ पे क्लियर हो गई है? सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, गलती मत करना। तो स्पर्म को ऊर्जा, स्पर्म को यहाँ पे पोषक तत्व कौन सी ग्रंथि देगी? बताओ जल्दी से। तो इनको भी यह पोषक तत्व देने का जो काम है वो करती है सेमिनल वेसिकल। दूसरी ग्रंथि होती है साथियों, अच्छा एक चीज बनेगा, सुनो ध्यान से, इसमें सीमन कितना बनता है? इसमें साथियों 60% सीमन बनेगा। अभी मैं बताऊंगा सीमन क्या होता है, समझाऊंगा, डोंट वरी, मैं समझाऊंगा सीमन क्या होता है। देखो इसमें 60% यहाँ पे सीमन का निर्माण हो जाता है, गलती मत करना। दूसरी हमारे पास में ग्रंथि जिसे बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि का बेटा मेन काम होता है इसको गति देना और इसकी एक्टिविटी को बढ़ाना। अब यहाँ पे प्रोस्टेट ग्रंथि क्या बोलता है, देखो ध्यान से, प्रोस्टेट ग्रंथि बोलता है कि शुक्राणुओं तुमने खाना पीना खा लिया, बिल्कुल खा लिया, ऊर्जा आ गई, आ गई, अब काम पे लग जाओ। क्या काम पे लग जाओ? अब तुम्हारा काम है स्पीड बढ़ाना। और जब मैं तुम्हें बोलूं ओके निकलो, जब मैं बोलूं मूत्र से रुक जाओ और तुम्हें बोलूं भागो, तो तेज गति से भागना। क्लियर सारी बातें? बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे शुक्राणुओं को गति देने का जो काम है किसके द्वारा किया जाएगा? अरे बोलो जल्दी से, प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा किया जाएगा। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या शुक्राणु को मूत्र को एक साथ भेजता है या अलग अलग भेजेगा? अलग अलग भेजेगा। तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि बोलता है, क्या बोलता है कि सर, वो बोलता है कि जब मैं बोलूं यूरिन को रुक जाओ और तुम्हारे लिए बोलूं कि तुम्हारे लिए रास्ता क्लियर है, तो तेज गति से भागना। क्यों भागना? क्योंकि तुमने अब यहाँ पे खाना पीना खा लिया है और तुम्हारे लिए जो ऊर्जा है वो कौन मैं देने वाला हूँ? वो देने वाला हूँ यहाँ पे गति और एक्टिविटी। क्या इतनी सी बात यहाँ पे क्लियर हो गई है? बोलो हाँ या ना। तीसरा साथियों यहाँ पे पाई जाती है जिसे बोलते हैं कूपर ग्रंथि। इसका ये नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी? कूपर ग्रंथि। कूपर ग्रंथि जो होती है साथियों वो क्या करती है? यहाँ पे चिकनाई पैदा करती है। अब जरा समझिए मैं जो बताना चाहता हूँ, देखो ध्यान से, ये जो यूरेथ्रा है ना, यूरेथ्रा, अगर मान लो कि इसमें घर्षण ज्यादा हुआ तो हमारे जो शुक्राणु होंगे इसमें फंस जाएंगे। आप समझ गए जो मैं कह रहा हूं? लॉजिकली जरा समझिएगा कि हम जब बात करते हैं यूरेथ्रा के बारे में, मूत्र मार्ग के बारे में, अगर इसमें साथियों हम जब बात करेंगे तो इसमें शुक्राणु फंस सकते हैं, फंसेंगे तो निबट जाएंगे। तो इनको चिकना करना पड़ेगा। तो इनको चिकना करने का जो काम है किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये साथियों देखो किया जाता है यहाँ पे कूपर ग्रंथि के द्वारा, जिसको हम यहाँ पे देखो, ये है हमारे पास में कौन सी ग्रंथि? कूपर ग्रंथि। ये छोटी सी ग्रंथि नजर आ रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं साथियों? यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल। क्या बोलते हैं? बल्बो यूरेथ्रल। आप देखो ध्यान से कि इसका मेन काम क्या होता है साथियों? यहाँ पे यूरेथ्रा में चिकनाई पैदा करना, इसे बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल। क्या इतनी बात यहाँ पे क्लियर हो गई है? तो हमारे पास यहाँ पे 3 ग्रंथि हैं, पहली है शुक्राशय, दूसरी है प्रोस्टेट और तीसरी है हमारे पास में बल्बो यूरेथ्रल। और इन तीनों की मदद से जो यहाँ पे शुक्राणु होते हैं वो हमारे शरीर से क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे आप बार बार एक शब्द बोल रहे हैं जिसे बोलते हैं सीमन। बेटा सुनो ध्यान से, ये होता है सीमन। क्या होता है? सीमन होता है। सीमन कैसे बनता है साथियों? तो ये बनता है साथियों यहाँ पे शुक्राणु के साथ साथ में, और साथ ही साथ इन तीनों ग्रंथियों से निकलने वाला थोड़ा थोड़ा पदार्थ होता है, चिकना पदार्थ। इन तीनों ग्रंथियों से थोड़ा थोड़ा चिकना चिकना पदार्थ निकलेगा। तो इसे कैसे बनाते हैं साथियों? तो फ्लूइड फ्रॉम दी ऑल 3 ग्लैंड्स। तो इन तीनों ग्रंथियों से मिलने वाले पदार्थ और शुक्राणुओं के साथ इन तीनों यहाँ पे पदार्थ, इन तीनों ग्रंथियों से मिलने वाले चिकने पदार्थ और शुक्राणु को मिलके क्या बनाता भैया? हमारा वीर्य बनता है। अब जरा समझो नसबंदी में क्या होता है। नसबंदी के अंदर यहाँ पे शुक्राणु नहीं आएंगे लेकिन पदार्थ तो बाहर निकलेगा। आप समझ गए? तो नसबंदी के बाद आप जब सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं तब भी चीजें बाहर निकलती हैं, तब भी पदार्थ बाहर निकलता है, तब भी सीमन बाहर निकलता है। लेकिन उस सीमन में क्या नहीं होता? उस सीमन के अंदर बेटा यहाँ पे शुक्राणु नहीं होते। आप समझ गए जो मैं कह रहा हूं? उसके अंदर क्या नहीं होता? यहाँ पे शुक्राणु नहीं होते। इस बात को जरा समझिएगा बेटा। इसकी स्पीड कितनी होती है शुक्राणु के निकलने की? बेटा कोई फिक्स नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। डिपेंड करता है कि आपके शरीर में ग्रंथि कितनी ज्यादा एक्टिव है, कितनी एक्टिव नहीं है। मैंने ऐसे कभी क्वेश्चन देखे भी नहीं है और मैंने कभी पढ़ा भी नहीं ऐसा, तो मैं बोल नहीं सकता कुछ यार। अब ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से कुछ भी बता दूंगा। देखो मैं तुम्हें गलत नहीं पढ़ा सकता,
नहीं आता तो माफ कीजिएगा इसके लिए, लेकिन मैंने कभी ऐसी चीज पढ़ी नहीं है आज तक कि कितनी स्पीड से बाहर निकलता है। शायद ही कोई नापता होगा। ये देख, ये निकला 40 घंटे, ये निकला देखो 50 घंटे से, ये निकला देखो 40 की स्पीड से, ये निकला 80 की स्पीड से, ये निकला 150 की स्पीड से। ऐसा कोई कंपटीशन थोड़ा इसका। चलो, क्या यहां तक की बात पूरी क्लियर हो गई है? बताओ जल्दी से। हमने देखो छोटी मोटी चीज नहीं पढ़ी है साथियों, हमने बहुत तगड़ी वाली चीज पढ़ी है। मतलब लिटरली बताओ साथियों, सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत खतरनाक तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। देखो अब आप ये देखो, बहुत ही बढ़िया कि सर ये हमारे पास में गॉल ब्लैडर है जिसे बोलते हैं मूत्राशय। आपको मैं पूरा का पूरा डायग्राम यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूं, और इस डायग्राम को मैं देखिए दोबारा से बता रहा हूँ, सुन लो सबके सब ध्यान से। देखो ध्यान से, तो टेस्टिकल्स के माध्यम से पहले स्पर्म बनेंगे। ये कहाँ जाएंगे भैया? गोदाम में जाएंगे। गोदाम के माध्यम से देखिए एक नली है जिसे बोलते हैं शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका इसको ऊपर लेके आती है। शुक्राणु थकने वाले थकने वाले थकने वाले थकने वाले थकने वाले हैं। देखो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते थक चुके हैं, और चल रहे हैं और चल रहे हैं और चल रहे हैं। अब जैसे वो यहाँ पे पहुंचे, उनको मिल गया फ्रक्टोज, ऊर्जा आ गई। ऊर्जा आने के बाद शुक्राणु कहाँ चलेगा भैया? ये चलेगा हमारे प्रोस्टेट ग्रंथि में। प्रोस्टेट ग्रंथि के अंदर यहाँ पे ऊपर से क्या आ रहा है बताओ जल्दी से? ऊपर से आ रही है मूत्र जिसे बोलते हैं यूरिन। तो प्रोस्टेट ग्रंथि बोलती है रुक जा भैया, ए टाइम पे कोई एक ही जाएगा, है ना? तो किसी ए टाइम पे एक निकालते हैं, और उसके बाद इनमें से कोई एक चीज एक समय बाहर आती है, और फिर वो हमारे बेटा देखिए यहाँ पे मुख्य जनन अंग से क्या होती है? बाहर निकल जाती है। ये सीधी सीधे प्रोसेस होती है हमारे शरीर के अंदर, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंदर। क्या आपको यहाँ पे मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम क्लियर हो गया सारा का सारा? ये खत्म, हमारा खत्म हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा आपको स्पर्म के बारे में पढ़ाता हूं, फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में। बताइए जल्दी से कि आपको मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में किसी प्रकार से कोई दिक्कत तो नहीं है? बेटा कमेंट मैंने आज की क्लास में ऑफ इसलिए नहीं की है क्योंकि ये टॉपिक ना मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे से बातचीत करके पढ़ें। आप समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूं? ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये अभी समझोगे कि मैं क्या क्या बात इसमें बताने वाला भी हूं। क्लास आज थोड़ी सी लंबी जाएगी, तकरीबन तकरीबन 3 घंटे की क्लास हो जाएगी हमारी आज। 3 घंटे क्लास जाएगी हमारी आज, है ना? चलिए यहां तक बात क्लियर हो गई है। अब देखिए साथियों, बात करते हैं शुक्राणु के बारे में कि मानव के शुक्राणु से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो सुनिए देखिए ध्यान से, हमारे मानव के शुक्राणु के बारे में साथियों, ह्यूमन के स्पर्म के बारे में सबसे पहले बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक। तो एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले यहाँ पे स्पर्म सेल के बारे में जानकारी दी थी। इन्होंने बताया भैया स्पर्म के बारे में क्या क्या बताया, देखो ध्यान से। इन्होंने बताया, क्वेश्चन बनता है कि डिस्कवरी किसने की है? तो डिस्कवरी की भैया एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो जो शुक्राणु होते हैं इनके बारे में सबसे पहले किसने बताया? एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने बताया। ये क्या है साथियों? ये पुरुष के अंदर यहाँ पे जनन कोशिका है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? मेल गैमेट्स। क्या बोलते हैं? मेल गैमेट बोलते हैं। ठीक है भैया। इसकी लंबाई कितनी होती है? तो 50 से लेके 60 माइक्रोमीटर के आसपास लंबाई मिलती है। सबसे मेन पार्ट है भैया इसके अंदर गुणसूत्र कितने मिलते हैं, देखो। तो इसमें साथियों मिलते हैं 23। कितने मिलते हैं? 23। 23 जोड़ी। 23 जोड़ी है नहीं, टोटल 23 मिलते हैं। टोटल कितने मिलेंगे? 23 मिलेंगे। देखो ध्यान, सुन लो 23 गुणसूत्र इसमें मिलते हैं। देखो आपको बताऊं कि इसमें हमेशा कितने मिलते हैं? हाफ मिलते हैं। अगर मान लो एग्जांपल कि हमारे शरीर में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो इसमें सिर्फ आधे मिलते हैं। कितने मिलते हैं? आधे मिलते हैं। तो टोटल यहाँ पे 23 क्रोमोसोम मिलेंगे, 22 + X, जिसमें ऑटोसोम भी होता है, ऑलोसोम भी होता है। अभी मैं क्वेश्चन में समझा दूंगा, इसको टेंशन मत लीजिएगा। सर वेस्कोटॉमी करने के नहीं, क्या ना, वेस्कोटॉमी करने के बाद का आप बता रहे थे, आपने बताया नहीं। क्या बताया था मैं? बेटा मैंने बता तो दिया, वेस्कोटॉमी करने के बाद कुछ नहीं होता, बढ़िया होता सब कुछ। आ जाओ देखो ध्यान से। क्वेश्चन बनता है सर जीवन काल कितना होता है? तो जब ये स्पर्म यहाँ पे महिलाओं के शरीर में एंटर कर जाते हैं तो 24 से 72 घंटे तक ये एक्टिवेट रहते हैं। आपने वो एक दवाई सुनी होगी यहाँ पे, अनवांटेड 72, नाम सुना आपने? अगर मान लीजिए कि कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज हो जाती है और आपको लगता है कि नहीं मुझे अभी बच्चा पैदा नहीं चाहिए, मुझे बच्चा होने के चांसेस हैं, तो दवाई होती है ना अनवांटेड 72, वो इसलिए होती है क्योंकि 72 घंटे तक जो स्पर्म होते हैं साथियों वो एक्टिवेट रह सकते हैं महिलाओं के शरीर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बनता है कहां बनते हैं, बता चुका हूं मैं साथियों।
तो इनका निर्माण होता है कहाँ पे, वृषण में। कहाँ पे होता है, वृषण में, टेस्टिकल्स में। टेस्टिकल्स में कहाँ पर होता है, तो टेस्टिकल्स में होता है साथियों यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेटिक कोशिकाओं के अंदर। तो टेस्टिकल्स के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेटिक कोशिकाएं होती हैं वहां पर इनका निर्माण होता है। ठीक है भैया, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो शुक्राणुओं के साथ जनन की जो क्रिया होती है, मतलब शुक्राणुओं के बनने की जो प्रोसेस होती है, इसे बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस यहाँ पे प्रोसेस होती है जो यहाँ पे शुक्राणुओं को बनाने की बात की जाती है। अच्छा, कितना समय लगता है बनाने में, बहुत धीमे समय लगता है साथियों, तकरीबन तकरीबन यहाँ पे 3 से 3.5 महीने लग जाते हैं। तो 2 से 2.5 महीना या मिनिमम से मिनिमम यहाँ पे 2 से 3 महीने लगते हैं स्पर्म को बनने में। तो इनको इतनी आसानी से खर्च मत करो, मैं बताता हूँ, इनको बनने में बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है स्पर्म को बनने में। चलिए अब हम बात करते हैं साथियों यहाँ पे शुक्राणु जनन के प्रोसेस के बारे में या शुक्राणु के बारे में। देखिए, जो स्पर्म होता है साथियों, जो शुक्राणु होते हैं, तो शुक्राणु के यहाँ पे टोटल यहाँ पे 4 पार्ट है। कितने पार्ट है, 4 पार्ट है। और मैं चारों पार्टों के बारे में जरा बता रहा हूँ। बहुत सर, नसबंदी की बात बच्चे पैदा कैसे हो सकते हैं, आप बता। बेटा कैसे बता रहा, पॉसिबल ही नहीं है। नसबंदी की बात बच्चा पैदा थोड़ा होता है, और नसबंदी के बाद भी अगर तुम्हारा बच्चा पैदा हो रहा है तो गड़बड़ है, थोड़ी नहीं बहुत गड़बड़ है, दिक्कत वाली बात है। चलो अब जरा यहां पे समझिए कि हम जब बात करते हैं शुक्राणुओं के बारे में तो शुक्राणुओं के टोटल यहाँ पे 4 पार्ट मिलेंगे। सर कौन से 4 पार्ट मिलेंगे, देखो, तो शुक्राणु का साथियों सबसे पहला वाला जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं हेड। आपको नजर आ गया यहाँ पे, बोलो जल्दी से। दूसरा जो पार्ट है साथियों उसे बोलते हैं मिडल पार्ट, ये देखो मध्य वाला पार्ट शुक्राणु का नजर आएगा। तीसरा साथियों है जिसे बोलते हैं नेक, ये नेक वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है नेक, आपको नजर आ गया। और चौथा साथियों पार्ट है टेल वाला पार्ट, जो टेल वाला पार्ट आपको यहाँ पे नजर आएगा। तो टोटल यहाँ पे शुक्राणु कितने भागों में तोड़ा गया साथियों, तो आंसर यहाँ पे 4 भागों में तोड़ा गया। अब मैं एक काम करता हूँ साथियों, देखो यहाँ पे एक एक करके ना आपको सारी की सारी बातें समझा रहा हूँ शुक्राणु के बारे में, और इनसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी जरा सुन लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमारे अच्छे खासे बन सकते हैं। देखो, तो आप ये नोटिस करना कि शुक्राणु का सबसे आगे वाले हिस्से को क्या कहा जाता है, इसको साथियों बोलते हैं हेड, जिसको हम बोलते हैं सिरा। फिर बीच में देखिए साथियों मिलता है पार्ट जिसे बोलते हैं नेक वाला पार्ट, ये है हमारा बीच वाला पार्ट, क्लियर सारी बातें। और लास्ट में साथियों हमारे पास में है टेल वाला पार्ट जिसे बोलते हैं फ्लैजिलम, ये से बोलते हैं फ्लैजिला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। फ्लैजिला या फ्लैजिलम कह दीजिए, इसका मतलब होता है उसको घुमाने के लिए, उसको चलाने के लिए उसमें पूंछ वाला हिस्सा मिलता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बेटा जो पार्ट है उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्वेश्चन बनता है सर क्या हमारी कोशिका के, क्या हमारे शुक्राणुओं के अंदर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, बिल्कुल मिलती है। और जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है साथी उसमें क्या होती है, ऊर्जा ज्यादा होती है, आप समझ गए। और लॉजिक सी बात है भैया, जिसमें ऊर्जा होगी वो यहाँ पे क्या करते हैं, गति ज्यादा करते हैं। तो सारे के सारे शुक्राणु गति नहीं करते, कुछ ही शुक्राणु गति करते हैं जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। अब मैं एक एक करके आपको पहले सारी की बातें समझाता हूं, उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे आगे की तरफ, ठीक है। देखो ध्यान से, बोर्ड पे समझो। आप ना प्लीज इस टॉपिक को बेटा हंसी मजाक में मत लो, ये टॉपिक छोटा मोटा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करूं साथियों सबसे पहले वाले हिस्से को जिसे हम क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। इस हेड वाले पार्ट में क्या मिलेगा बताओ, इस हेड वाले बेटा पार्ट में मिलेगा, देखिए न्यूक्लियस, आपको नजर आया देखो ये। तो इस हेड वाले पार्ट में क्या मिलेगा, केंद्रक मिलेगा। इसी केंद्रक के अंदर यहाँ पे होता, हम जब बात करते हैं क्या मिलता है बताओ भैया जल्दी से, इसी के अंदर यहाँ पे मिलते हैं क्रोमोसोम्स। कितने मिलते हैं, क्रोमोसोम्स। अच्छा कितने क्रोमोसोम होते हैं टोटल, यहाँ पे 46 या 23, आधे आधे अंडाणु में आधे और शुक्राणु में आधे। जैसे मान लीजिए कि हमारे शरीर में कितने मिलते हैं, 46 मिलते हैं। तो आधे का होंगे शुक्राणुओं में, आधे का होंगे अंडाणु में, क्लियर सारी बात है। तो टोटल यहाँ पे कितने मिलेंगे, 23 मिलेंगे। और इसे बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल, ये क्या हमारे शरीर में साथियों पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है। दूसरा साथियों यहाँ पे मिलता है पार्ट जिसे बोलते हैं एक्रोसोम, नजर आया। ये एक्रोसोम कहां मिलेगा, केंद्रक के जस्ट आगे मिलेगा। ये जो पार्ट होता है साथियों एक्रोसोम का, इसमें पाए जाते हैं एंजाइम, क्या मिलते हैं, एंजाइम। और ये जो पार्ट होता है साथियों करता क्या, सुनो ध्यान से, ये अंडाणु की झिल्ली को भेदता है। मतलब सुनो, जब शुक्राणु अंडाणु से मिलेंगे, जब शुक्राणु अंडाणु से मिलेंगे तो अंडाणु की परत को तोड़ना पड़ेगा।
जब यहाँ पे स्पर्म जो होता है साथियों अंडाणु से टकराता है, ओवम से टकराता है, तो ओवम के ऊपर यहाँ पे परत मिलती है, उसे तोड़ने का जो काम किया जाता है वो किया जाता है पे एक्रोसोम के द्वारा। आप जरा यहाँ पे डायग्राम से देखना, बहुत बढ़िया डायग्राम है मेरे मेरे पास में, देखो ये शुक्राणु है और ये अंडाणु है। अच्छा एक चीज और देख लो ध्यान से, अंडाणु जो होती है साथियों ये हमारे शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है, और शुक्राणुओं की बात करेंगे ये हमारे शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका होती है। तो दोनों की दोनों कोशिकाएं हैं। ये ओवम जो होती है ये महिलाओं के शरीर से निकलती है, और ये हमारे महिलाओं में पाए जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है। महिलाओं में नहीं, मतलब हमारे शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है। आप जरा समझिएगा, क्लियर सारी बातें। लेकिन हम जब बात करते हैं साथियों यहाँ पे शुक्राणुओं के बारे में, तो शुक्राणु सबसे छोटी कोशिकाओं में से एक होती है। इनको जरा समझो बेटा, तुम्हारे कमेंट्स में कर रहा हूँ बंद अब प्लीज, ठीक है। अब मैं पहले पढ़ा लेता हूँ क्योंकि अब थोड़ा मुझे फोकस करना है पढ़ाने पर। कमेंट्स बंद। बेटा मैं कुछ नहीं बोल रहा, तो भी बोल रहे हो जो कुछ भी बोल रहे हो, ठीक है। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, पहले बता रहा हूँ। तो मेरा नाम मत लेना कि सर ने ऐसा बोला कुछ भी। कमेंट्स बंद है, तुम खुद ही यहाँ पे कर रहे हो। नालायको। हाँ कहाँ थे हम लोग, देखो ध्यान से। तो आप ये देखो साथियों कि होता क्या है कि ये जो शुक्राणु होते हैं इनको अंडाणु को तोड़ना पड़ता है। क्या बिना तोड़े साथियों अंडाणु के अंदर जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। तो जब शुक्राणु देखिए साथियों अंडाणु को तोड़ते हैं, तो ये सबसे ऊपर वाली जो परत होती है जिसे बोलते हैं एक्रोसोम, इसमें पाए जाते हैं बहुत सारे यहाँ पे एंजाइम। और ये एंजाइम करते क्या है साथियों, इन अंडाणु को यहाँ पे तोड़ने में मदद करते हैं। देखो ये जो एक्रोसोम है इसमें मिलेगा साथियों बहुत सारे एंजाइम, इसमें मिलता है एक्रोसिन, मैं बताऊंगा। तो ये क्या करता है साथियों, यहाँ पे शुक्राणु को अंदर प्रवेश कराने में मदद करते हैं, ठीक है। इस बात को जरा समझिएगा ध्यान से। तो हम जब बात करेंगे यहाँ पे देखिए बेटा, पाया जाता है एक्रोसिन, क्या मिलता है? एक्रोसिन मिलेगा। इसी में साथियों पाया जाता है लाइजिन, क्या मिलता है? लाइजिन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर एक्रोसोम के अंदर क्या मिलते हैं, बहुत सारे यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम मिलते हैं, जो क्या करता है बताओ जल्दी से, ये हेल्प करता है स्पर्म को टू पेनिट्रेट दी ओवम, ठीक है भैया। फिर हमारे पास में न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस की बात करेंगे, न्यूक्लियस में बता चुका हूं कोई दिक्कत नहीं है। इस न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम मिलते हैं, और इसी क्रोमोसोम के अंदर यहाँ पे अनुवांशिक जानकारी भी होती है, ठीक है भैया। अब हम बात करते हैं नेक वाले पार्ट के बारे में, देखो ध्यान से। नेक वाला पार्ट क्या काम करता है उनको जरा समझना। जो नेक वाला पार्ट होता है, जो बीच वाला पार्ट होता है साथियों, ये क्या करता है साथियों, हमारे हेड को, मतलब शुक्राणु के हेड को और शुक्राणु के मध्य भाग को जोड़ता है। तो शुक्राणु के देखिए साथियों यहाँ पे सिरे वाले पार्ट को और मध्य वाले पार्ट को जोड़ने का जो काम है किसके द्वारा किया जाएगा? नेक वाले पार्ट के द्वारा किया जाएगा। मिडल पीस की बात करते हैं। मिडल पीस में साथियों पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा। इसमें क्या मिलती है साथियों? माइटोकॉन्ड्रिया मिलती है, और माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा यहाँ पे ऊर्जा बनेगी, और इसी ऊर्जा से साथियों यहाँ पे स्पर्म गति कर पाता है। अब सुनो जो मैं एक बात तुमसे कहने वाला हूं, बहुत प्यारा, देखो बहुत प्यारा पॉइंट है। हमारे शरीर में साथियों दो तरह के शुक्राणु होते हैं। एक ऐसे शुक्राणु जो गति करते हैं, और ऐसे शुक्राणु जो गति नहीं करते। तो जो गति करते हैं साथियों उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है। सिंपल सी बात है भैया, जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है उनमें ज्यादा मात्रा में ऊर्जा है और वो गति करेंगे, और इनकी मात्रा ही कम होती है। तकरीबन मान लीजिए साथियों कि 30 से 40% ही शुक्राणु यहाँ पे गति कर पाते हैं, बाकी शुक्राणु गति नहीं कर पाते। आप समझ गए जो मैं कह रहा हूं? क्लियर सारी बातें। मतलब अगर मनुष्य के शुक्राणु को यहाँ पे महिलाओं, अगर पुरुष के शुक्राणु को महिलाओं के शरीर में एंटर करवा दिया जाए, तो आधे से ज्यादा शुक्राणु तो यहाँ पे गति नहीं कर पाते हैं, कुछ ही गति कर पाते हैं, कुछ ही यहाँ पे क्या करते हैं, मोशन करते हैं। और कौन गति करते हैं? जिनके पास में माइटोकॉन्ड्रिया होती है। क्लियर सारी बातें। चलो, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने बता दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया साथियों ऊर्जा देती है, और इसी से क्या बनती है साथियों बताओ जल्दी से? गतिशीलता मिलती है। किसमें गतिशीलता मिलती है बताओ जल्दी से? स्पर्म के अंदर, शुक्राणुओं के अंदर। और उनको मदद करता है आगे बढ़ने में कौन? तो मदद करता है साथियों यहाँ पे पूंछ, जिसे बोलते हैं फ्लैजिलम। क्या बोलते हैं? फ्लैजिलम बोलते हैं, जिसके माध्यम से जो शुक्राणु होते हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ पाते हैं। तो ये मैंने शुक्राणु के बारे में साथियों सारी की सारी जो जानकारी वो दे दी है, और मुझे लगता है कि आपने शुक्राणु के बारे में भी यहाँ पे अच्छा खासा पॉइंट है जो पढ़ लिया है। और ये है साथियों हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, जिसे बोलते हैं पुरुष का जनन तंत्र। क्लियर सारी बातें। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे साथियों फीमेल के रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में।
लगभग लगभग मैं बता दूं कि आधा पौन घंटा मुझे और लगेगा थ्योरी कंप्लीट कराने में। आधे पौन घंटे के बाद साथियों फिर मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा दम से, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन पहले थ्योरी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब प्लीज़ मुझे 1 मिनट के अंदर कमेंट में ये बता दो, क्या मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम पूरा क्लियर हो गया? बोलो हाँ या ना। अब सुनो बेटा, देखो, क्योंकि यहाँ पे ना मैंने बहुत सारे पॉइंट्स नहीं बता पाया। क्यों नहीं बता पाया साथियों? क्योंकि ये हमारा फाउंडेशन बैच तो नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं लगभग सभी कंसेप्ट को समझा दूं। लेकिन फाउंडेशन बैचेस के अंदर मैं आपको बहुत सारे पॉइंट एक्स्ट्रा और बताता। तो मैं काम करूंगा साथियों, जो मैं पीडीएफ दूंगा ना आपको, पीडीएफ इसकी, इस पीडीएफ के अंदर मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स एडिशनल बता दूंगा। आप उनको पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया ने ये पॉइंट हमें एक्स्ट्रा बता दिया है। बाकी साथियों टारगेट बैच के हिसाब से जितना हो सकता था मैंने आपको बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पे दिया है। बताओ जल्दी से मुझे प्लीज कमेंट के अंदर, क्योंकि अब हम बात करते हैं यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में। बहुत बढ़िया, जल्दी बताओ सबके सब। चलिए अब बालक हम देखिए सर क्या बताना, बताओ क्या पूछना कमलेश, बताओ जल्दी से क्या पूछना है कमलेश, जल्दी कमेंट करो। क्या पूछना है बताओ जल्दी से, क्या पूछना है जल्दी बताओ। जल्दी बोलो बाबू, जल्दी बोलो, ट्रेन छूट रही है हमें, पलवीर निकलना है, पलवीर। चलो अब देखिए साथियों हम बात करते हैं यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में। इनको जरा समझिए देखिए ध्यान से। ये साथियों हमारे शरीर में यहाँ पे देखिए मादाओं में पाया जाने वाला प्रजनन तंत्र है, जिसे बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। ये इसकी आकृति कुछ ऐसी नजर आएगी, इनको जरा समझिएगा। अब ये देखिए पूरा का पूरा डायग्राम है, पहले इसको जरा समझो ध्यान से। बेटा नसबंदी करने के बाद भी यहाँ पे इंटरकोर्स किया जा सकता है। जो सेक्स शब्द होता है ना, डेट इज नॉट साउंड्स गुड, तो एक्चुअल में जो शब्द यूज करते हैं बेटा वो है इंटरकोर्स। तो यस, नसबंदी के बाद भी आप बड़े आराम से अपने दाम्पत्य जीवन का जो सुख है वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार से कमी नहीं आने वाली। और नसबंदी कराने के बाद भी साथियों दाम्पत्य जीवन के सुख में आप यहाँ पे वीर्य पदार्थ को बाहर निकालेंगे, लेकिन उस वीर्य पदार्थ के अंदर यहाँ पे शुक्राणु नहीं होंगे। समझ में आ गया? इसका मतलब ये है अगर वो वीर्य पदार्थ आपके द्वारा आपके साथी में ट्रांसफर कर दिए जाएं तो उससे बच्चा पैदा नहीं होगा, और उसके बावजूद भी अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो समस्या वाली बात है। तो मैंने आपको सारी बात समझा दी है, वो भी बहुत कम शब्दों के अंदर और सटीक भाषा में, ठीक है। चलिए अब जरा यहां देखिए ध्यान से समझो। हम बात करते हैं साथियों किसके बारे में, यहाँ पे मादा प्रजनन तंत्र के बारे में, कि मादा प्रजनन तंत्र क्या होता है, इस बात को जरा समझिएगा बहुत ही बड़ी तरीके से। देखो तो जो मादा प्रजनन तंत्र है, मादा प्रजनन तंत्र है साथियों, हम उसकी बात यहाँ पे समझेंगे। देखो तो मादा प्रजनन तंत्र के 2 पार्ट है साथियों, एक होता है अंदर वाला पार्ट, एक होता है बाहर वाला पार्ट। क्लियर सारी बातें? जैसे हमारे शरीर के भी 2 पार्ट होते हैं, अंदर वाला पार्ट, बाहर वाला पार्ट। तो जो टेस्टिकल्स था वो अंदर वाले पार्ट में मिलते हैं। इसी प्रकार से मादा के प्रजनन तंत्र के भी यहाँ पे 2 पार्ट हैं, एक है साथियों बाहर वाला पार्ट, और हम जब बात करते हैं एक है हमारा अंदर वाला पार्ट। हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों कौन सा? देखिए अंदर वाला पार्ट, इस बात को जरा समझिएगा। अब क्वेश्चन बनता है कि महिलाओं के शरीर में साथियों जो यहाँ पे तंत्र मिलता है जिसे बोलते हैं प्रजनन तंत्र, इसके बाहर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? तो बेटा बाहर वाले हिस्से को बोलते हैं वल्वा। क्या बोलते हैं? वल्वा। इतना ही चीज है, पूछी जा सकती है। तो महिलाओं के शरीर में साथियों जो बाहर की तरफ मिलने वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं वल्वा। क्या बोलते हैं? वल्वा। इस बात को जरा समझिएगा। और इसी वल्वा में साथी होती है वैजाना, जिसे बोलते हैं योनि। क्या बोलते हैं? योनि। ये आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है, सारी बातों को। तो आप देख पाएंगे साथियों ये जो होता है वल्वा क्या होता है बताओ जल्दी से। तो संपूर्ण जो बाहरी जननांग क्षेत्र होता है, मतलब महिलाओं के साथियों बाहर की तरफ मिलने वाला जो जननांग क्षेत्र है, इसे बोलते हैं वल्वा। क्या बोलते हैं? वल्वा। अब इस वल्वा के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट होते हैं, उनको जरा समझा देता हूं एक एक करके, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है साथी वह है यहाँ पे महिलाओं के शरीर में पाया जाने वाला अंदरूनी प्रजनन तंत्र, जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि हमारे जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो वहीं से हुई है। मैं बना हूं, आप बने, हम सब जो बने हैं ये उन्हीं यहाँ पे जनन अंगों से बने हैं। तो ये वो पार्ट है जहां से मैं पैदा हुआ है, वो पार्ट है जहां से आप पैदा हुए, हम सब पैदा हुए। तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हमारा निर्माण कहां से हुआ। इस सृष्टि में आने से पहले, इस जीवन में आने से पहले हमारी जो कोशिकाएं बनी होंगी वो कहां बनी होंगी?
आप समझ लो, ये जिज्ञासा का विषय है, ये कोई हंसी का विषय नहीं है, ये कोई हंसी का पात्र वाला विषय नहीं है, ये एक जिज्ञासा वाला विषय है कि सोचिए मैं एक प्राणी, आप एक प्राणी, आपकी प्रेमिका जो प्राणी है साथियों, वो सब के सब कहीं ना कहीं इत्तु से रहे होंगे, इत्तु से कोशिका रहे होंगे। इन सब कोशिकाओं का विकास कहां से हुआ होगा, ये सारी की सारी कोशिकाएं कहां से बनी होगी, ये बात यहां पे कही जा रही है। तो उसी कोशिका के निर्माण की जो कहानी है वो मैं बताने वाला हूं। अब हम शुरू करते हैं साथियों यहाँ पे माताओं के प्रजनन तंत्र में। और माताओं का प्रजनन तंत्र साथियों बहुत ज्यादा पवित्र है, ये इतना ज्यादा पवित्र है साथियों कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा शक्तिपीठ बना है इसके ऊपर, मां कामाख्या का। क्या बात यहां पे कही जा रही है साथियों, तो मैं पहले बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, सुनिए ध्यान से। देखिए, तो हम जब बात करते हैं साथियों वल्वा के बारे में, तो वल्वा क्या है, तो वल्वा यहाँ पे बाहर की तरफ साथियों पाया जाने वाला जो महिलाओं का प्रजनन तंत्र है उसे बोलते हैं वल्वा। क्या बोलते हैं, वल्वा कहते हैं। चलो, इसमें ना बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले हम साथियों बात करते हैं यहाँ पे लेबिया मेजोरा के बारे में। तो लेबिया मेजोरा, देखो ये पार्ट है, तो लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा साथियों होती है बाहर वाली परत। तो यहाँ पे देखिए साथियों, सबसे बाहर मिलने वाली परत को क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा। इसके बाद मिलती है साथियों जिसे बोलते हैं लेबिया मिनोरा, जो यहाँ पे छोटी भगोष्ठ कहलाती है। ये यहाँ पे देखिए छोटी मिलने वाली परत है, ये अंदर की तरफ मिलने वाली परत होती है जिसे बोलते हैं लेबिया मेजोरा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे क्लाइटोरियस के बारे में, यहाँ पे क्लाइटोरियस के बारे में। क्लाइटोरियस साथियों देखो होता है क्या, सुनो, महिलाओं के यहाँ पे प्रजनन तंत्र में यहाँ पे देखिए साथियों ऊपर की तरफ एक बहुत सेंसिटिव ऑर्गन होता है जिसे बोलते हैं क्लाइटोरियस। क्या बोलते हैं, क्लाइटोरियस। क्लाइटोरियस जो होता है ना, ये यहाँ पे उत्तेजना पैदा करता है। देखिए, जब यहाँ पे इंटरकोर्स की एक्टिविटीज की जाती हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज की जाती हैं, तो महिलाओं के शरीर में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जहां से उनको उत्तेजना पैदा हो जाती है। तो वो पार्ट कौन सा, पे क्लाइटोरियस है। तो ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है और यहां से यौन उत्तेजना पैदा होती है, मतलब एक अलग ही फीलिंग जग जाती है। चलो, फिर हम बात करते हैं साथियों यहाँ पे किसके बारे में, कि वेस्टिब्यूल के बारे में। वेस्टिब्यूल क्या काम करती है, ये यहाँ पे वेजाइनल को यहाँ पे किससे जोड़ती है बेटा, मूत्र मार्ग से जोड़ती है। देखो, तो ये यहाँ पे योनि को और मूत्र मार्ग को आपस में जोड़ेगी, ये उसके आसपास का क्षेत्र होता है। ये मैंने आपको बता दिया सारी की सारी बातें। और लास्ट में साथियों हम बात करते हैं हाइमन के बारे में। हाइमन क्या होती है जरा समझिएगा, इसको बोलते हैं पतली झिल्ली। देखो होता है, जरा समझो, ये है कि हमारे महिलाओं में भी है, पुरुषों के शरीर में भी होता है। महिलाओं के शरीर में होता ही है साथियों कि ये जो बाहर वाली परत होती है, ये अंदर वाली परत को एक पतली सी झिल्ली से रोकती है। जरा समझिएगा ध्यान से कि जो ये बाहर वाली परत है, इसके अंदर है साथियों यहाँ पे इनर वाली लेयर। तो बाहर वाली परत में साथियों एक छोटी सी झिल्ली मिलती है जिसे बोलते हैं हाइमन। तो जब यहाँ पे पहली बार इंटरकोर्स क्रिया की जाती है, सुनिए ध्यान से जो मैं कह रहा हूं, तो जब यहाँ पे पुरुष और महिलाओं के बीच में पहली बार इंटरकोर्स क्रिया की जाती है, तो इस पतली सी यहाँ पे जो झिल्ली होती है वो टूट जाती है और इसी से यहाँ पे थोड़ा सा जो ब्लड का फ्लो है वो निकल आता है। क्लियर सारी बातें, तो रक्त का प्रवाह भी होता है कि जब यहाँ पे महिलाओं के द्वारा साथियों ज्यादा मात्रा में यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज की जाती हैं, तब भी जो हाइमन होती है वो टूट जाती है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे कही जा रही है। तो ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे किसके बारे में, यहाँ पे महिलाओं के शरीर में साथियों मिलने वाली बाहरी परत के बारे में। लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो हमारे लिए साथियों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों महिलाओं के शरीर में पाया जाने वाला अंदरूनी प्रजनन तंत्र, क्योंकि सही मायने में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनता है। क्या आप लोग यहाँ पे तैयार हैं अब इस प्यारे से कंसेप्ट को पढ़ने के लिए? जल्दी से थम्स अप करो, फटाफट से बताओ मुझे, क्या रेडी हो इस प्यारे से कंसेप्ट को पढ़ने के लिए? तुम्हारी इत्तु से विकास से लेके इतना बड़ा जो तुम हुए हो वो सब चीजें पढ़ने वाले हम लोग। दिस इज द पावर ऑफ द एनिमेशंस, दिस इज द पावर ऑफ द कंटेंट। और ये जो परिवार है ना साथियों, ये सिर्फ और सिर्फ जाना चाहता है यहाँ पे क्या, अपने कंटेंट के लिए। सर वर्जिनिटी क्या होती है? बड़ा वर्जिनिटी का मतलब होता है कि ये मैंने अभी बताया ना आपको, देखो ये जो हाइमन वाली परत होती है, ये जो हाइमन वाली परत होती है, ये पतली सी परत है जो हमारी वेजिना को सुरक्षित रखती है। और जब ये टूट जाती है तो इसी का बना रहना बोलते हैं वर्जिनिटी। ठीक है, चलो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, तुम पूछ लो पूछ लो पूछ लो, सब पता है तुम्हें, मुझसे ज्यादा जानते हो इस टॉपिक के बारे में तुम लोग। मुझसे ज्यादा जानते हो इस टॉपिक के बारे में, है ना? चलो आगे चलें, कोई दिक्कत तो नहीं है?
अब जरा यहाँ पे समझना ध्यान से, मैं एक एक करके आपको सारी सारी बातें समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखो बेटा, बहुत प्यारा प्यारा कंसेप्ट है। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यहाँ पे पार्ट्स को लेके। मैं यहाँ पे पहले पार्ट्स के नाम बता देता हूँ। देखिए, तो पहला है भैया हमारे पास में वेजाइना, दूसरा हमारे पास में सर्विक्स है, तीसरा हमारे पास में यूटेरस, कहाँ है देखो ये है, तीसरा हमारे पास में यूटेरस है, चौथा हमारे पास में फैलोपियन ट्यूब है, और पांचवा हमारे पास में यहाँ पे ओवरी है। ठीक है, चलो आ जाओ, देखो ध्यान से। तो ये हमारे पास में देखिए पहला वाला पार्ट है जिसे बोलते हैं वेजाइना, ये दूसरा, अरे यार बड़ा समस्या है इसके अंदर है बोर्ड में। ये देखिए दूसरा वाला पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, ये चौथा पार्ट है, और ये हमारे पास में पांचवा पार्ट है। तो इनको जरा समझते हैं पहले शॉर्ट में, इनको देखो ध्यान से, आ जाओ। सबसे पहले हम बेटा देखिए बात करते हैं किसके बारे में, यहाँ पे वेजाइना के बारे में, योनि के बारे में, कि भैया योनि से कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, वेजाइना से कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। देखो, तो वेजाइना जो है देखिए साथियों, ये यहाँ पर पार्ट होता है जो किसको जोड़ता है बताओ जल्दी से, ये हमारे अंदर, ये महिलाओं के शरीर में, ये महिलाओं के शरीर को साथियों यहाँ पे जोड़ने का काम करेगा। तो ये साथियों मांसपेशी नलिका होती है जो यहाँ पे मासिक धर्म और यहाँ पे प्रसव का मार्ग बनाती है। जब बच्चा पैदा होता है तो इसी वेजाइना के माध्यम से बाहर निकलता है। आप समझ गए, जब बच्चा पैदा होगा और नॉर्मल डिलीवरी कराया जाए, सी सेक्शन नहीं कराया जाए, कट नहीं लगाया जाता, तो इसी के रास्ते से वो बच्चा बाहर निकलता है। ठीक है भैया, हम बात करते हैं गर्भाशय ग्रीवा के बारे में। देखो ये सर्विक्स के बारे में, सर्विक्स जो सेकंड पॉइंट है, ये क्या करता है देखो ध्यान से, ये साथियों यहाँ पे गर्भाशय का नीचे वाला पार्ट होता है, और किसको जोड़ता है साथियों, ये यहाँ पे कनेक्ट करता है वेजाइना को। किससे कनेक्ट करता है बताओ जल्दी से, ये यहाँ पे साथियों यूटेरस को कनेक्ट करता है, किससे, वेजाइना से। गर्भाशय को जोड़ता है किससे साथियों बताओ जल्दी से, तो गर्भाशय को जोड़ता है किससे, वेजाइना से। कौन, सर्विक्स वाला पार्ट। ठीक है आते हैं यूटेरस वाले पार्ट पर। ये जो यूटेरस वाला पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं गर्भाशय। गर्भाशय, गर्भाशय बेटा वो पार्ट होता है जिसकी आकृति होती है नाशपाती के आकार की। ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा गया है, इसकी आकृति कैसी भैया, नाशपाती के आकार की आकृति है। और ये वो पार्ट होता है जहां पर भ्रूण का विकास होता है, मतलब जहां पे फीटस डेवलप करेगा। तो जब यहाँ पे अंडा पूरा का पूरा डेवलप होता है, अंडा यहाँ पे निषेचित हो जाएगा, उसके बाद बच्चा कहाँ पे डेवलप होगा, तो बच्चा भैया डेवलप होता है कहाँ पे आंसर है यूटेरस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में। तो जो 9 महीने तक बच्चा पैदा होता है, ये बच्चा जो डेवलप होता है वो कहाँ पे होता है, यूटेरस वाले पार्ट में होता है। इसके बाद साथियों हमारे पास में है फैलोपियन ट्यूब, जिसको बोलते हैं क्या, यहाँ पे डिंब वाहिनी। इसको साथियों हम यहाँ पे अंड वाहिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंड वाहिनी बोलते हैं। अब जरा समझो इसका मेन काम क्या है। इसका मेन काम है साथियों अंडाणु को, अंडाणु मतलब ओवम को अंडाशय से गर्भा तक लाना। तो अंडाशय से गर्भाशय तक यहाँ पे अंडे को लाने का काम किसका होता है। तो देखो अंडा बनता है कहां साथियों, अंडा बनता है ओवरी में। तो ओवरी से यूटेरस तक जो यहाँ पे लाया जाता है वो किसके द्वारा लाया जाता है, तो भैया वो लाया जाता है पे फैलोपियन ट्यूब के द्वारा। और यही वो पार्ट होता है जहां पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, अभी मैं समझाऊंगा इसके अंदर। ठीक है, क्लियर सारी बातें। और लास्ट में साथियों यहाँ पे ओवरी है। ओवरी साथियों वो पार्ट होता है जहां पे अंडाणु का निर्माण होगा। क्लियर सारी बातें। और साथ ही साथ बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं। तो महिलाओं के शरीर में साथियों 2 हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है यहाँ पे एस्ट्रोजन, कौन सा है, एस्ट्रोजन। और दूसरा है साथियों जिसे बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा बोलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन। इसको हम यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन भी बोलते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ बनता है, महिलाओं में बनता है। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन कहाँ बनेगा, पुरुषों में बनेगा। क्लियर सारी बातें। अंडाणु का विकास कहाँ पे होता है, ओवरीज में होता है। और ओवरीज जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं साथियों, यहाँ पे अंडाशय बोलते हैं। और यहीं से मुख्य रूप से अंडाणु का विकास होता है। जैसे शुक्राणु कहाँ बनते हैं बताओ, तो शुक्राणु बनते हैं हमारे वृषण में, टेस्टिकल्स के अंदर। इसी प्रकार से अंडाणु में क्या बनता है साथियों, अंडाणु बनते हैं हमारे अंडाशय में। क्या इतनी सी बात यहाँ पे क्लियर है। चलिए अब आप जरा इस डायग्राम को जरा समझो, क्योंकि मैं ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 चीजें बताने वाला हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। पहला है हमारे पास में यहाँ पे ओवरी, और दूसरा हमारे पास में फैलोपियन ट्यूब। कई सारे क्वेश्चन बनते हैं यहां से। देखो आप ये देखो कि जो ओवरी होती है जिसको बोलते हैं अंडाशय, तो इस ओवरी के माध्यम से अंडे बनेंगे, अंडाणु बनेंगे। इन अंडाणु को पकड़ने का जो काम होता है साथियों ये किया जाता है नली के माध्यम से, जिसे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। और इसी फैलोपियन ट्यूब के अंदर शुक्राणु आते हैं, और इसी शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से कौन सी प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती कहां पर है, तो भैया ये होती है यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में, जिसे बोलते हैं डिंब वाहिनी।
क्लियर सारी बात है। फैलोपियन ट्यूब का साथियों सबसे पहला वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं इन्फंडिबुलम, बीच वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एम्पुला, एम्पुला, और सबसे लास्ट में जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं? इस्थमस। तो हम देखिए बेटा बात करते हैं यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब के बारे में। तो फैलोपियन ट्यूब से ही बहुत कतई ज़हर क्वेश्चन बनेंगे। आ जाओ हम बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में, देखिए डिंब वाहिनी के बारे में, जिसको बोलते हैं यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब। इसका एक नाम और होता है जिसे बोलते हैं ओविडक्ट। क्या बोलते हैं? ओविडक्ट बोलते हैं। चलो पहले जरा यहाँ पे सुन लो सबके सब ध्यान से। सर स्केलेटन सिस्टम की पीडीएफ नहीं मिली है। बेटा नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। जो करना है वो कर लो। यहाँ देखो पहले सबके सपोर्ट पे बोलो ओम स्वाहा। यहाँ देखो, तो फैलोपियन ट्यूब की हम जब बात करेंगे जरा समझना, इसकी टोटल जो लंबाई है साथियों वो 10 से 12 सेंटीमीटर के आसपास है। कितनी? 10 से 12 सेंटीमीटर की है, जरा समझिएगा। तो 10 से 12 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब की लंबाई मिलेगी। और ये करता क्या साथियों? ओवरी को गर्भाशय से जोड़ता है, मतलब अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ता है। सिंपल सी बात है। अब आते हैं इसके पार्ट के बारे में। तो ये है साथियों हमारे पास पहला वाला पार्ट, ये है हमारे पास में दूसरा वाला पार्ट, ये है साथियों तीसरा वाला पार्ट, और यहाँ पे हमारे पास में चौथा वाला पार्ट। ठीक है, अब मैं एक एक करके आपको सारी सारी बातें समझा रहा हूं, सुन लो। बहुत प्यारा पॉइंट है। देखिए सबसे पहला भैया पार्ट मिलता है इन्फंडिबुलम। इसका आकार होता है खुला हुआ, फन जैसा, बहुत बड़ा आकार होता है। और ये क्या करेगा साथियों? ये यहाँ पे ओवम को पकड़ता है। किसको पकड़ता है? ओवम को पकड़ता है। कैसे पकड़ता है? देखो ध्यान से, आप देखो ध्यान से कि ये हमारे पास में क्या है? अंडाशय है। इसके अंदर यहाँ पे ओवम बना, अंडा बना। अब ये अंडा देखिए बेटा बाहर आएगा, जिसे बोलते हैं ओवुलेशन, अंडोत्सर्जन। ओवुलेशन की जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं अंडोत्सर्जन, अंडोत्सर्जन। ठीक है, इनको भी जरा समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए जो अंडा है साथियों बाहर जाएगा। अब ये जो बाहर आप जाएंगे आप नोटिस कर पाएंगे कि एक पार्ट है जिसे बोलते हैं इन्फंडिबुलम। ये इन्फंडिबुलम क्या करेगा? इसको पकड़ लेगा। तो आप देखो ध्यान से करता है क्या है ये? तो ये साथियों यहाँ पे एक फनल शेप होता है जो यहाँ पे क्या करता है? कैप्चर करता है ओवम को, ओवम को पकड़ता है। ठीक है, दूसरा है साथियों फिम्ब्रे। फिम्ब्रे की बात करेंगे तो इसकी आकृति होती है उंगली नुमा। और इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है साथियों अंडाणु को ट्यूब में ले जाना। देखो ध्यान से इधर बोर्ड पे आप नोटिस करना ध्यान से, इधर कहां गया ये? तो ये देखो, ये जो उंगली नुमा संरचना है, इससे क्या होगा साथियों? अंडाणु जो है वो कहां जाएगा? हमारे अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, फिर है साथियों सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट जिसका नाम है एम्पुला। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। एम्पुला जो होती है ये हमारे फर्टिलाइजेशन, हमारे नहीं मतलब महिलाओं के शरीर में, तो ये महिलाओं के शरीर में साथियों पाया जाने वाला जो जनन अंग है उसमें सबसे चौड़ा भाग होता है फैलोपियन ट्यूब का, डिंब वाहिनी का सबसे चौड़ा भाग होता है। और इसी में प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की, जिसे बोलते हैं निषेचन। मतलब यही वो भाग होता है जहां पर अंडाणु और शुक्राणु आपस में जुड़ते हैं, आपस में मिलते हैं। तो सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है, बता दो भैया कि महिलाओं के शरीर में कौन सा वो पार्ट होता है जहां पे अंडाणु शुक्राणु से मिलेंगे? तो वो वाला जो पार्ट है साथियों उसका नाम है एम्पुला। एम्पुला किस में मिलती है बताओ? तो एम्पुला साथियों मिलती है फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में कैसा पार्ट है? सबसे छोटा, सबसे चौड़ा, सबसे चौड़ा वाला पार्ट है। आपको दिखाता हूं मैं, जरा यहाँ पे देखिए, आप नोटिस करना कि देखो यहाँ पे साथियों जो ये है वेजिना है, वेजाइना। एक्चुअल में देखा जाए साथियों तो जो इंटरकोर्स होता है तो यहाँ पे पुरुष के द्वारा जो पुरुष के द्वारा जो स्पर्म होते हैं वो वेजाना में ही छोड़ दिए जाते हैं। अब वेजाइना से देखिए धीरे धीरे जो शुक्राणु ऊपर जाएंगे, बड़ी मेहनत करके बेचारे ऊपर जा रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और कुछ ही पहुंच पाते हैं। अच्छा कौन से पहुंच पाते हैं? जिनके पास में ऊर्जा होती है, जिनके पास में एनर्जी होती है वही पहुंच पाते हैं, और जिनके पास में माइटोकॉन्ड्रिया होता है वही पहुंच पाते हैं। अब कुछ शुक्राणु भैया यहाँ चले गए, कुछ यहाँ चले गए, रास्ता भटक गए बेचारे। जो लक्ष्य तक पहुंचेंगे वही यहाँ पे जिंदगी प्राप्त करता है। तो कुछ शुक्राणु देखिए ऊपर पहुंचे, ऊपर पहुंचने के बाद ये है देखिए साथियों यहाँ पे अंडाणु दिखाई दिया आपका, अंडाणु। यहां से है शुक्राणु और ये है अंडाणु, और दोनों के दोनों मिलेंगे कहां पर आपस में? तो ये मिलेंगे साथियों फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब के किस वाले हिस्से में बताओ जल्दी से? एम्पुला वाले पार्ट में। और जब ये मिलते हैं, और जब ये मिलने के बाद शुक्राणु अंडाणु मिलेंगे, इनका मिलन हो जाएगा और दोनों एक हो जाएंगे, उसे बोलते हैं फर्टिलाइज्ड। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइज। उसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। उसे बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं निषेचन। और अंडाणु शुक्राणु से क्या बनेगा बताओ जल्दी से? अंडाणु शुक्राणु से बेटा बनेगा हमारे पास में युग्मनज।
जिसे बोलते हैं जायगोट। क्या इतनी सी बात यहाँ पे क्लियर हो गई है? बोलो हाँ या ना। तो क्वेश्चन बताओ जल्दी से कि कौन से वाले पार्ट में निषेचन क्रिया होती है? तो निषेचन क्रिया भैया होती है हमारे फैलोपियन ट्यूब में, जिसे बोलते हैं डिंब वाहिनी। क्या यहां तक की बातें चमकी कि नहीं चमकी? बताओ जल्दी से मुझे कॉमेंट के अंदर। क्या इतनी कम फीस में ऐसा कंटेंट आपने पहले पढ़ा है? मैं गारंटी से बोलता हूं साथियों, आप फाउंडेशन बैचेस में जाओ, कई लोगों के नाम नहीं लूंगा किसी का, तुम गूगल कर लेना, नहीं मिलेगा। समझ में आ गया छोटी सी बात? आप समझ गए जो मैं कह रहा हूं? चलो, तो ये सारी बातें हैं हमने जो यहां पे समझी हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। देखो, तो ये जो शुक्राणु मिल रहा है, ये जो अंडाणु मिल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? आपस में एक हो रहे हैं, और इसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, इसी को बोलते हैं निषेचन क्रिया। तो निषेचन क्रिया होती कहां पर है? तो ये होती है साथियों हमारे एम्पुला वाले पार्ट में। आप समझ गए? एम्पुला वाले पार्ट में होती है, इस बात को जरा समझिएगा। अब इसके बाद लास्ट वाला जो पार्ट है उसे बोलते हैं इस्थमस। इस्थमस का मेन काम क्या होता है साथियों? देखो, सुनो सुनो सुनो, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? तो फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा बनता है जायगोट। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं साथियों हम सिंपल सी भाषा में युग्मनज। क्या बोलते हैं? युग्मनज बोलते हैं, मैं बता चुका हूं, सुनो ध्यान से। तो ये जो जायगोट है, इसको कहां पे लाया जाएगा? इसको लाया जाएगा यूटेरस में। यूटेरस मतलब क्या साथियों? सर गाली देने का मन कर रहा है, बट रिस्पेक्ट फॉर यू, बेटा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो उसको बहुत पॉजिटिव लेके चलता हूं। अगर तुम ये कमेंट में लिख रहे हो बेटा कि सर मेरा गाली देने का मन कर रहा है, दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस यही रह गया, हमारी मेहनत के लिए तुम गाली खा दोगे, हम गाली खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दे दो दे दो दे दो, प्यार से दे दो, दे दो, अबे देना। चलो, तो ये जायगोट है। तो ये देखो हुआ क्या है कि फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो जायगोट बना है, इस जायगोट को यहाँ पे कहाँ लाया जा रहा है साथियों? गर्भाशय में लाया जा रहा है। बोलो हाँ। तो ये गर्भाशय में जो लाया गया है साथियों, वो कहाँ किसके द्वारा लाया जाता है? वो लाया जाता है इस्थमस के द्वारा। ठीक है बालक? तो ये मैंने सारी की सारी बातें हैं जो बता दी हैं। तो ये है हमारी सारी का सारा कंसेप्ट। अब सुन लो सबसे इंपॉर्टेंट वाली पार्ट। देखो, ये बताओ भैया कि अंडे कहाँ बनते हैं भैया? तो अंडे बनते हैं हमारी ओवरी में, हमारी मतलब महिलाओं की ओवरी में। इसको यहाँ पे लाया जाता भैया फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से। कहां पर बताओ जल्दी से? तो इसको भी ये लाया जाता है फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से। कहां पे? गर्भाशय में। सोचो, अगर फैलोपियन ट्यूब को ही काट दिया जाए तो क्या अंडाणु कभी साथियों यहाँ पे गर्भाशय में आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। जब फैलोपियन ट्यूब को ही काट दिया गया है तो क्या शुक्राणु कभी मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। शुक्राणु आएंगे और टाइम वेस्ट हो जाएगा, है कि नहीं? हम जब बात करेंगे, सिंपल सी बात है। तो जब यहाँ पे महिलाओं के शरीर में नसबंदी करनी होती है तो करते क्या है बताओ जल्दी से? तो यहाँ पे भी एक क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को काट देंगे। मतलब ये जो डिंब वाहिनी होती है इसको काट दिया जाता है। इसको जब काट दिया जाएगा तो बताओ जल्दी से, क्या अंडाणु कभी शुक्राणु से मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। तो अंडाणु और शुक्राणु का कभी आपस में जो मिलन है वो नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया जो मैं कह रहा हूं? अंडाणु और शुक्राणु की हम जब बात करेंगे तो इनका कभी मिलन नहीं हो पाएगा, और जब मिलन ही नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे कभी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और ना ही कभी बच्चे पैदा होने वाले हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि महिलाओं के नसबंदी को क्या कहा जाता है साथियों? तो महिलाओं के शरीर में मिलने वाली नसबंदी को, या महिलाओं के शरीर में की जाने वाली नसबंदी को हम क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी। जिसको साथियों कहते हैं क्या बताओ जल्दी से? इसे बोलते हैं हम लोग नलबंदी। नलबंदी मतलब इसमें जो नली है ना, नली, उसको ही बंद कर दिया गया है। क्या इतनी सी बात यहाँ पे क्लियर हो गई है? बताओ जल्दी से मुझे कमेंट के अंदर सबके सब फटाफट से। चलो, तो अब मैंने देखिए बातें हैं जो बता दी आपको सारी की सारी। अब हम बात करते हैं जरा किसके बारे में? देखिए ओवरीज के बारे में, कि ओवरी के बारे में कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने देखो सब बातें बता दी, फैलोपियन ट्यूब बता दिया, सर्विक्स बता दिया, वेजाना बता दिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जरा किसके बारे में? देखिए यहाँ पे अंडाशय के बारे में। और अंडाशय के बारे में जरा समझना बहुत ही बढ़िया तरीके से। देखो, तो अंडाशय जो होता है उसके बारे में क्या फैक्ट बनेगा कि अंडाशय जो है साथियों स्त्रियों में पाया जाने वाला मेन प्रजनन अंग है, जो किसका निर्माण करता है? अंडाणु बनाता है। इससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन्स भी बनते हैं। क्लियर सारी बातें? ये क्या करता है बताओ जल्दी से? ये गर्भाशय के दोनों तरफ मिलेगा। गर्भाशय के दोनों तरफ मिलेगा, इधर भी और उधर भी, लेफ्ट में भी और राइट में भी। ठीक है। और कहाँ मिलता भैया? श्रोणी मेखला में पाया जाता है। ठीक है भैया। इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और बादाम की जैसी संरचना होती है, और 3 से 5 सेंटीमीटर के आसपास की लंबाई मिलेगी। बस इतना सा क्वेश्चन बनता है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता। चलिए, अब हम बात करते हैं सर मुख्य काम के बारे में। देखो मुख्य काम क्या है इसका? सुन लो मुख्य काम क्या है, क्योंकि काम से भी क्वेश्चन देखने को बनेंगे बहुत ज्यादा।
हाँ भैया देखो ध्यान से, हम जब मुख्य कामों की बात करते हैं तो मुख्य काम क्या क्या है उनको जरा समझो ध्यान से। देखो भैया पहला मेन काम होता है यहाँ पे क्या करना भैया बताओ, देखो अंडाणु का उत्पादन करना जिसे बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ एग। दूसरा भैया मेन काम होता है यहाँ पे हार्मोन्स का स्त्रावन करना जिसे बोलते हैं सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तीसरा भैया यहाँ पे क्या है देखिए मासिक धर्म चक्र का नियंत्रण जिसे बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और चौथा भैया यहाँ पे जो काम है वो है यहाँ पे क्या, तो आंसर है गर्भ धारण की तैयारी जिसे बोलते हैं प्रेगनेंसी को तैयार करना। तो ये मेन काम होते हैं किसके बताओ जल्दी से, यहाँ पे ओवरीज के। कंफर्म है? अच्छा ओवरीज के बारे में एक बात और सुन लो ध्यान से, आप नोटिस करोगे साथियों कि ओवरी के अंदर से जब अंडा बाहर निकलता है ना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। बेटा बेटा एक मिनट रुक जाओ प्लीज सबके सब। चलो तो हम देखिए बेटा जब बात करेंगे जरा समझना ध्यान से बहुत ही अच्छी तरीके से कि यहाँ पे ओवरीज के अंदर भैया जब अंडे का निर्माण होता है इस प्रोसेस को बेटा बोलते हैं ओजेनेसिस। क्या बोलते हैं? ओजेनेसिस बोलते हैं। कंफर्म है? और हम जब बात करेंगे तो कितने अंडाणु हैं साथियों जो बाहर निकलते हैं, कितने एग्स बाहर निकलते हैं, तो टोटल यहाँ पे बेटा देखिए एक एग है जो बाहर निकलता है। मतलब ये क्वेश्चन बहुत प्यारा पूछा गया है सर कि कितने एग हैं जो बाहर निकलते हैं, तो एक एग है जो बाहर निकलता है। इस बात को जरा समझो, है कि नहीं? चलो ये सारी बातें मैंने बता दी है। अब गलती मत करना है, इनके अंदर बहुत ही बड़े तरीके से सुनो। अब आपको एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं, सुन लो सबके सब ध्यान से। जब यहाँ पे देखिए बच्चे के अंदर भ्रूण का विकास हो जाता है तो उनके शरीर में साथियों प्लेसेंटा बनती है। प्लेसेंटा क्या काम करती है, पहले एक काम करें बेटा सुनो। देखो प्लेसेंटा क्या करती है, सुनो ध्यान से। प्लेसेंटा क्या होता है साथियों कि जब यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे जायगोट बन जाएगा, युग्म नज बन जाएगा, तो वो कहाँ जाएगा? गर्भाशय में जाएगा। अब गर्भाशय के अंदर धीरे धीरे बच्चा बड़ा होगा तो उसको बड़ा करने के लिए साथियों एक अंग बनता है जिसे बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या